सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 1 जुलाई टू 5 जुलाई। तो बात करते हैं सबसे पहला एसबीआई का 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि हमारा जो एसबीआई है वो फॉर्म हुआ था इन 1955 और अब 2026 में इसका 71st फाउंडेशन डे है। तो बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो एसबीआई जो है वो फॉर्म हुआ था यूजिंग द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ईयर्स भी आपको याद रखने हैं 1809, 1840, 1843। फिर इन तीनों को बनाकर हमने क्या बनाया, इंपीरियल बैंक बना 1921 में। फिर एसबीआई ने उसको नेशनलाइज किया, मतलब एसबीआई को नेशनलाइज किया गया 1955 में और उसी टाइम पर इसका नाम भी चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 1955 में नेशनलाइज किया गया। फिर 2008 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आरबीआई से इसका सारा ओनरशिप लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया 2008 में। और 2017 में जो है एसबीआई और उसके जो 5 एसोसिएट्स थे प्लस महिला बैंक हैं उनको जोड़ के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। कौन से 5 एसोसिएट बैंक्स थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड त्रावणकोर, और साथ में भारतीय महिला बैंक जो है। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो ये है हमारी स्टेट बैंक की हिस्ट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। Next news is the Office of the Principal Chief Commissioner of GST and Central Excise, Tamil Nadu and Puducherry celebrated GST Day in Chennai। तो हमारा जो इस बार का 9th GST Day है उसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर, चेन्नई में। तो 1 जून को लाया गया था बिल 2014 में विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर जीएसटी के फादर बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। देन ये जो है जब इसके लिए आया था तो बिल नंबर क्या था, 122 2016 में लाया गया था और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, पहला स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया था वो असम है। और जीएसटी 2.0 में 3 स्लैब्स हैं अब हमारे, 5%, 18% एंड 40%। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। तो सबसे पहले लॉन्च डेट जैसे मैंने आपको बताया 1 जुलाई 2017। 101 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, बिल नंबर 122। इसका कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंडर जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है। फर्स्ट स्टेट जिसने रेटिफाई किया था यानी सबसे पहली बार लागू किया था वो असम है। हमारा डुअल मॉडल है जीएसटी का, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, और इंडिया ने अडॉप्ट किया था जीएसटी फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल है। और फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को अपने वहाँ पर लागू किया था 1954 में। टैक्स स्लैब की बात करें तो 5% फॉर एसेंशियल्स, 18% स्टैंडर्ड एंड 40% फॉर सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे टैक्स लगता है ऐसे गुड्स पर जो कि जिनकी कंजप्शन हम रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गया। ठीक है, देन बात करते हैं पहले एक 0% और नील कैटेगरी थी जो कि एक एक्टिव टैक्स स्लैब माना जाता था, लेकिन अब वो सारी जो है उनको हटा दिया गया और वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री कर दिया गया है। अल्कोहल और जो 5 की चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। तो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और ये अल्कोहल, ये सब हमारे आउटसाइड द जीएसटी यानी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी हम बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है इसके अमिताभ बच्चन। ओके, तो जीएसटी टैक्स की बात करें या जीएसटी काउंसिल की बात करें तो उसके अंदर चेयरपर्सन यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और फाइनेंस और टैक्स मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के। ठीक है, वोटिंग स्ट्रक्चर की बात करें 33% या 1/3 वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की और 2/3 वेटेज किसी है स्टेट गवर्नमेंट की। और कोई भी मतलब डिसीजन लेने के लिए 75% कितना हो गया, 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद दिस मीन्स दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट मस्ट एग्रीड, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम कर रहा है। कहाँ पे है ये काउंसिल, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, अब हम बात करते हैं जीएसटी। 3 तरह के जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो कैसे वर्क करता है मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 का एक फ़ोन एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया मुंबई में और मुंबई से बना के उसने मुंबई में ही उसको सेल कर दिया। मान लेते हैं मुंबई महाराष्ट्र में बनाया और पुणे में उसको उसने सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा
ये हमारा हो गया इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट, ठीक है। तो विद इन द स्टेट तो यानी सेंटर और स्टेट जीएसटी तब लगता है जब विद इन द स्टेट आप कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए 10,000 के फ़ोन के ऊपर 18% जीएसटी लगा, तो 18% कितना हो गया 1800, ठीक है। 1800 में से 900 जाएगा एज सी जीएसटी और 900 जाएगा एस जीएसटी, यानी स्टेट के पास, ये स्टेट के पास और ये सेंटर के पास, ये स्टेट के पास और ये सेंटर के पास, यानी कि 8% में से 9% जाएगा हमारे सेंटर के पास, 9% हमारा जाएगा स्टेट के पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इट इज़ इम्प्लाइड और इट इज़ लागू होता है जब दो स्टेट्स के बीच में हम बात कर रहे हैं। दो स्टेट्स जैसे कि मान लीजिए अब हमने मुंबई से हमारा वही सेम 10,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा है मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, और जो इसका 10,000 का 18% है मान लीजिए आईजीएसटी, तो 18% यानी 1800 रुपये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके फिर जिस स्टेट में जा रहा है, यानी कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे पहुँच रहा है, यानी दिल्ली में पहुँच रहा है, तो दिल्ली वालों को 1800 रुपये, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1800 रुपये किसको दे देगी? दिल्ली वालों को दे देगी। इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। विद इन सेम स्टेट्स है तो सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, और आईजीएसटी है यानी इंटीग्रेटेड है, तो जिस स्टेट में डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी जिस स्टेट में जाएगा वहीं पर जो है उसकी गवर्नमेंट को ये टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। वो सेंटर रखेगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। तो आई होप ये भी समझ में। अब न्यूज़ इज दैट मनरेगा रिप्लेस्ड, तो आप सबको पता है मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? VBG रामजी एक्ट से, ठीक है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसके अंदर कि वेज रेट कितने होंगे, यानी कि उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 300 रुपये कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो 300 रुपये तो देगी। उसके ऊपर अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट में दे सकते हैं, लेकिन 300 मिनिमम वेज है जो आपको देना पड़ेगा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? निर्मला सीतारमन ने। सारी पंचायत को इंक्लूड करेगा। एवरेज वेज जो है 298 से 327 होता था, अब ये मतलब पहले 298 था, उसको बढ़ के अब 327 हो गया, यानी एवरेज वेज देखें सभी स्टेट्स का तो 327 हो गया है। तो अब ये सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026। अच्छा, हमने फेब में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 95,000 करोड़ फॉर VBG रामजी बिल और VBG रामजी एक्ट, और मनरेगा जो है, मनरेगा को 30,000 करोड़ दिए थे कि जो भी उनका पेंडिंग काम है वो दे देंगे। ये बजट में अनाउंस हुआ था, और बाकी के 95,000 करोड़ किसके लिए? फॉर द न्यू स्कीम, ठीक है। अब आप इसको देखो, रेट कार्ड को देखो, इसमें कंपेयर किया हुआ है मनरेगा का और VBG रामजी बिल की कौन सी स्टेट कितना पैसा दे रही है। देखो 300 तो मिनिमम है ही, जैसे अब आंध्र प्रदेश है 312 दे रही है, हरियाणा है 409 दे रही है, हिमाचल प्रदेश 300 दे रही है, हिमाचल प्रदेश शेड्यूल एरियाज़ में 375 दे रही है। तो इस तरीके से कर्नाटका में ज़्यादा दे रही है, केरला में ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 300 तो मिनिमम है, उससे ऊपर भी आप दे सकते हैं। तो एवरेज आपका 298 से बढ़कर हो गया 327, यही मैं आपको बता रही थी। मनरेगा में मिलते थे 298 और अब कितने हो गए? 327। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर 300 से ज़्यादा मिल रहा है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन काउंट। देन अब हम बात करते हैं अबाउट द VBG रामजी बिल, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। नरेगा आया था पहले, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, फिर मनरेगा आ गया 2009 में, ठीक है। फिर इस बिल को पास कर दिया गया और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दिया यूजिंग द आर्टिकल 111। इसमें SDG 1 दैट इज़ कोई भी भूखा ना सोए, और SDG 8 यानी डिसेंट वर्क सबको मिल जाए, ये इस पर फोकस किया गया। अब न्यू कंडीशंस क्या है, यानी कि पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 डेज़ का काम मिलेगा, गारंटेड काम मिलेगा। और जो पीक सीज़न है यानी 16 डेज़, जब मॉनसून का सीज़न होता है, जब मेन हार्वेस्ट का सीज़न है, सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तब आपको एंगेज नहीं किया जाएगा और बाकी दिनों में आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलाकर जो है इसमें पैसा देंगे अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बिल। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न क्या है? 60-40 फॉर सेंटर एंड स्टेट का रहेगा फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, और 100% फॉर यूटी, यानी कि 60 देगा सेंटर, 40 देगा स्टेट्स, 90 देगा सेंटर, 10 देगा स्टेट, और 100% यूटी में सेंटर देगा, ठीक है। फिर अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है सेंटर का शेयर, ये तो पुराना लिखा हुआ है। वेज पेमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 15 डेज़ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको पैसा देना है, वीकली बेसिस पे देना है या 15 डेज़ में देना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिले कंपनसेशन भी देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 15(3). तो 15 डेज़ और 15
3 सेक्शन, तो ये दोनों चीज़ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। देन अब कौन कौन से एरियाज़ में काम मिलता है, वाटर सिक्योरिटी, कोर आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए दे सकते हैं, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे SG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेस्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, और डिज़ास्टर रिलेटेड जो वर्क हो सकते हैं, जैसे कहीं पे फ्लड आया, डिज़ास्टर आया, तो वहाँ पर काम आपको दे सकते हैं। तो ये इस तरीके का काम आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे की। बिफोर दैट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पढ़ा होगा PEC महालनोबियस के बारे में। तो PEC की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अदरवाइज मैं अभी आपको बता ही रही हूँ नेक्स्ट न्यूज़ में। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टैटिस्टिक्स डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालनोबियस, दैट इज़ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे कौन है, PC महालनोबियस, आपने सुना होगा, महालनोबियस प्लान भी सुना होगा, ठीक है। तो अब इसको सेलिब्रेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 2007 में। इनका बर्थ होता है 29 जून 1893 में कैलकाटा में, और इन्होंने ISI जो आपने सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, 1931 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और सांख्यिकी जर्नल जो है, यानी कि एक जर्नल है सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, तो इसका भी फॉर्मेशन किया था 1931 में। महालनोबियस डिस्टेंस इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, स्टैटिस्टिक्स में एक फॉर्मूला है D² स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, ये दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग में। महालनोबियस मॉडल जो इसको आप पढ़ते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान में दिया था, वो भी किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। सैम्पल सर्वे NSSO जिसको आज आप पढ़ते हैं NSO के नाम से, ठीक है, CSO और NSSO को मिलाकर जो NSSO था 1950 में, उसको भी इन्होंने ही फॉर्म किया है। देन अवार्ड की बात करें तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो कि हमारा है सेकेंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड भारत रत्न के बाद, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला हुआ है। थीम है इस बार के स्टैटिस्टिक्स डे की, दैट इज़ अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो आई होप ये वाली न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, CBDT चीफ रवि अग्रवाल को 6 मंथ का टेन्योर का एक्सटेंशन दिया गया है। यानी कि CBDT क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो 2 होते हैं, यानी कि आपको पता है डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो कि डायरेक्टली एक पर्सन के ऊपर लगते हैं, उसी को पे करने होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST है कि लगता तो सेलर के ऊपर है, और लेकिन पे किसको करना पड़ता है, जो बायर होता है उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि फॉर्म हुआ था 1963 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, और ये किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है इसके रवि अग्रवाल, और इनको अब 6 मंथ का टेन्योर का एक्सटेंशन दे दिया गया, यानी 6 महीने इनका कार्यकाल बढ़ गया है। अब CBIC की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसका पहले नाम होता था CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब एक्साइज ही नहीं रहा, ठीक है, समझ लो, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 2018 के बाद आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इसका नाम चेंज कर दिया गया। कहते जब एक्साइज रहा नहीं, एक्साइज गॉट सबस्यूम्ड इन GST, तो इसका नाम कर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके श्री संजय कुमार अग्रवाल, ये मेरे को डाउट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा करंट में कौन है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अगर आप पुरानी वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि करंट में कौन है, यही है या कोई और है, चेंज हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ किसान सारथी प्लेटफॉर्म। किसान सारथी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेसिकली फार्मर्स को जो भी एडवाइस देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई कंसल्टेशन है, वो सब बताएंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, ठीक है, वो हो गया, कोई एडवाइस चाहिए उनको, कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंसी चाहिए, वो सब बताएंगे। किसने लॉन्च किया, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट 610 स्कीम्स, और ये अवेलेबल है 13 लैंग्वेजेस में। इन्फॉर्मेशन जैसे MSP से रिलेटेड, फार्मर रिलेटेड स्कीम्स वगैरह जो है मैंने आपको बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, दैट इज समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य
कार्यक्रम। अब ये क्या है, इट इज़ अ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका एम है कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी है यानी कि मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु दर है, इसको कम करना। इसमें 36 मंथ तक के बच्चे जो हैं वो सारे कवर होते हैं, यानी 12 थ्रीज़ा यानी कि 3 साल तक के बच्चे कवर होंगे। शिशु शिविर अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है, इसमें शिशु शिविर लगाए जाएंगे यानी कैंप्स लगाए जाएंगे, ठीक है, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। पेरेंटिंग सर्विसेज दी जाएंगी और पोर्टल जननी पोर्टल और यूविन पोर्टल इसी के लिए बनाया गया। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज RBI अपॉइंटेड रविशंकर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि देखेंगे किसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को, तो रविशंकर जी को RBI ने अपॉइंट किया। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, RBI के स्टैटिक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब मैं कई बार RBI के स्टैटिक फैक्ट्स आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा, ये टी रविशंकर नहीं है, इसकी जगह है रोहित जैन, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, और मैं PDF में भी याद से करेक्ट कर दूंगी। उसके बाद RBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक RBI गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 लोकल बोर्ड, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 10 गवर्नमेंट नॉमिनीज आते हैं। बस ये याद रखिएगा, बाकी आप एक बार पॉज करके RBI के स्टैटिस्टिक फैक्ट्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ओके। और ये हमारी इंपॉर्टेंट DICGC, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं RBI की जो कि डिफरेंट वर्क करती हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज PM कृषि सिंचाई योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स। PM कृषि सिंचाई योजना के 10 साल पूरे हो गए। कृषि सिंचाई, सिंचाई समझते हो, इरिगेशन, तो ये स्कीम लाई गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसका मेन एम है हर खेत को पानी, यानी पानी, वाटर फॉर एवरी फील्ड एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर ड्रॉप पर ज़्यादा क्रॉप्स को हम कवर कर पाएँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट और सेंटर डिवाइड करेंगे पैसा, तो सेंटर 60 देगा, जोनल स्टेट्स के लिए 40 स्टेट्स देंगे, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए 90-10 का रेशियो रहेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया, बेसिकली इरिगेशन जो है उसको बढ़ाना है, कल्टिवेबल एरिया को बढ़ाना है, किस तरीके से पानी को हम बेटर यूज़ करें, वो सब है। अब इसमें 2 मेन स्ट्रक्चरल कह सकते हैं या मेन प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है, जिसका पहले ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजनरेशन में, अब जल शक्ति में आता है। आपको पता है 2019 में एक न्यू मिनिस्ट्री बनी थी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसके अंडर आता है। और सेकेंड वन इज़ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए इसमें नाम से समझ में आ रहा है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है, जो भी पानी आता है हमारे, ठीक है, रेनफॉल से या फिर जो भी है, उन सबको मैनेज करने का काम किस में होता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो इसके 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया, एक योजना है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले वाले में करवा चुकी थी जून के लास्ट वीक में, कि ग्रीस जो है वो 10th कंट्री बन गया टू एक्सेप्ट द इंडियाज़ UPI। तो अब मैं आपको याद करवाती हूँ कि कैसे हमने 10 कंट्रीज़ याद करी थी, वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ओके। तो ये देखिए, जैसे कि सिंगापुर, ये 6 कंट्रीज़ आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पहले तो अपनी 3 नेबरिंग याद रख लो, उसके बाद सिंगापुर, मॉरिशस, कंबोडिया। ये आपको तब याद रहेगा अगर आपको मैप आता है तो, ठीक है, मैप आना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 यूरोप की होगी आपकी, फ्रांस और ग्रीस, और 2 आपकी हो गई UAE और कतर, मिडल ईस्ट की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अगर आपको मैप याद है तो। आई होप अब आपको याद हो गए होंगे ये। बात करते हैं अब NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में फॉर्म हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन 25, अब सेक्शन 8 हो गया है। RBI और IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा प्रमोट किया गया। रेगुलेट कौन करता है, RBI रेगुलेट करता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र में है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जितने भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं UPI की। UPI कब बना, 11 अप्रैल 2016 में। कमर्शियली लॉन्च हुआ था 25 अगस्त 2016 में। RBI और IBA प्रमोट करते हैं, रेगुलेट होता है RBI के द्वारा, डेवलप्ड बाय NPCI। रघुराम राजन जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी, 24/7/365 डेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी तब बताया था, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वीपीए। जैसे कि आपका एक एड्रेस है, आप किस घर में रहते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने घर का एड्रेस देते हैं। ऐसे ही जहाँ पर पेमेंट जानी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आप क्या देते हैं, एक वीपीए देते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपका जो भी नाम है @ आपके बैंक ओके से ICICI ऐसे इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको एक क्या दिया जाता है, वीपीए दिया जाता है, उस हिसाब से बैंक का जो है चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ओके, सो इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन, पर 5 लाख तक आप कर सकते हैं अगर कुछ स्पेशल केसेस में हॉस्पिटल पेमेंट करनी है, कोई एजुकेशन, कुछ इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट या आईपीओ रिलेटेड है, तो वो आप कर सकते हैं। बट वैसे लिमिट क्या है, 1 लाख पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे एक बार में नहीं भेज सकते। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड 11 ईयर्स। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसका विजन है टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन एक्सेसिबल, रिलायबल एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी हो और क्या हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, जिससे जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सीमलेसली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हर किसी के पास प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक डिजिटल लिटरेसी हो, यानी कई लोग कहते हैं ना, हमें तो आता ही नहीं UPI चलाना, हमें नहीं आता, हम नहीं पेमेंट कर सकते। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मतलब ये सब प्रमोट करना, और सीमलेस हो, यानी कोई भी अगर आप ऐप चला रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड या कोई भी, तो वो सीमलेस हो, यानी कि स्मूथली आप रन कर सकें उसको, उसमें कोई अड़चने ना आए। देन जैम ट्रीटी के बारे में पता होगा, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी, इसको बोलते हैं जैम ट्रीटी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया रैंक 94th UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026, यानी कि इंडिया की रैंक 94th आई है इन द SDG इंडेक्स 2026। तो क्या है SDG इंडेक्स, तो आपको पता है जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। 2015 में हमने अडॉप्ट किए थे, 2020 तक हमें इन 17 गोल्स को अचीव करना है, और 169 टारगेट्स हैं, 2030 इसका एजेंडा है। अब ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने मेरे चैनल पे आपको ये मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। 11 मंथ एगो मैंने बनाई थी और काफ़ी व्यूज़, मतलब काफ़ी बच्चों ने देखा। इसमें ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया कैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए ये 17 गोल्स हैं, अब इनको अचीव करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, SDG इंडेक्स जो है, ये बताते हैं कि कोई कंट्री किस हद तक उन्होंने इन गोल्स को अचीव कर लिया। जिन्होंने ज़्यादा गोल्स अचीव कर लिए हैं वो हायर रैंक पे हैं, और जिन्होंने कम किया है वो क्या है, नीचे लोअर रैंक्स पे हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इनको याद करने के लिए आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखिएगा। अब हम आते हैं वापस से हमारी न्यूज़ के ऊपर, क्या थी कि 94 रैंक आई है इंडिया की। लास्ट टाइम इंडिया था ना 99 नंबर पे था 2025 पे, और तब हमने बोला था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की रैंकिंग 100 से नीचे आई है। तो इस बार तो और भी बेटर हमने किया, तो हम 94th नंबर पे आए हैं। आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ हमारा स्कोर है 68.3, और हम 18 प्लेसेस हमने जंप किया है सिंस 2015, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है इसको पब्लिश करता है, 17 SDG गोल्स हैं एंड हमें अचीव करने हैं टिल 2030। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, सबसे नंबर 1 पे फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। और बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं, यानी कि हमारी जो हैं, ये हमारी क्या है, हमारी इसको हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, क्योंकि ये कंट्रीज़ बड़ी हैं और इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा और पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली मोस्टली इंडेक्स में यही ऊपर होती हैं। और ये हमारी अफ्रीका की कंट्रीज़ हो गई, तो उनके पास आपको पता है लैंड एरिया ज़्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं और वो प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे अपने रिसोर्सेज को। तो लास्ट में हो गया चाड और ऊपर हो गया फिनलैंड। तो फिनलैंड को हम ऐसे याद करते हैं कि जिस फिन समझते हैं ना, फ़िश से रिलेटेड है, ठीक है। फ़िश के पंखों को हम फिन बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना कि फिनलैंड जहाँ पे फ़िश मिल रही है वो टॉप पर है, और जो लास्ट में है वो कह रहे हैं छठ यार। क्या करना है हमने SDG के गोल्स को अचीव करके, तो छठ यार मतलब पंजाबी में बोलते हैं छड़ मतलब छोड़ दो, ठीक है। तो छड़ से
चार्ड याद रह जाएगा, और फिनलैंड जहाँ मछली है, मछली को ही लैंड पे रख रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, मछली की देखभाल कर रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिनलैंड टॉप पर है। ओके, अब इसमें कौन से उसमें हमने प्रोग्रेस किया है? 7th पे अफोर्डेबल एनर्जी, 9th में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और कौन कौन से में नहीं कर पा रहे? हमारे हंगर, जेंडर इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ नहीं है, लाइफ बिलो वाटर, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इन सब एरियाज़ में हम लैक कर रहे हैं। तो ये आपको तभी याद होगा जब आपको SDG गोल्स याद होंगे, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ये समरी है कि देखो हम 2015 में एक 112 नंबर पे थे, अब हम 94 पे आ गए हैं, ठीक है। स्कोर हमारा 68.3 है, ठीक है। और हमें चैलेंजेस आ रहे हैं 13 आउट ऑफ 17 SDGs में, ठीक है। और ये वाले हैं जिन पे हम लैक कर रहे हैं, ये वाले हैं जिन पे हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सारी हमसे बेटर कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका सारी हमसे बेटर पोजीशन पे, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हमसे बेटर कर रही हैं और हम उनसे कहीं पीछे हैं। तो प्लीज़ इसको पिक्चर को रख लीजिए ताकि आपको एक ही पिक्चर में सारी न्यूज़ कवर हो जाए, ठीक है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ओके, कंप्लीट हो गई न्यूज़ हमारी। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसकी PDF लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जनवरी टू जून तक की PDF ऑलरेडी डाल दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। और जुलाई के लिए अब मैं पोस्ट कर दूँगी। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 6th of July to 12th of July। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज PM मोदी लॉन्चेस रिवाइज्ड उड़ान स्कीम टू बूस्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी। तो मोदी जी ने उड़ान स्कीम जो है उसको बूस्ट करने के लिए, एयर कनेक्टिविटी देने के उड़ान 2.0 कह सकते हैं लॉन्च किया है। तो पहले हम समझते हैं उड़ान स्कीम है क्या। उड़े देश का आम नागरिक, अक्टूबर 21, 2016 को ये लॉन्च हुई थी। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है 2017 अप्रैल को जो है वो लॉन्च हुई थी फ्रॉम शिमला टू दिल्ली। एंड इसका मेन एम क्या है कि जो भी रीजनल एरियाज़ है ना, जैसे छोटे छोटे जो शहर है वहाँ पर भी हम क्या करें, एयरपोर्ट्स बनाएं और ट्रैवल को अफोर्डेबल फॉर द नॉर्मल पीपल, ठीक है। अब ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके लिए 28,400 करोड़ का आउटले रखा गया था। फिर हमने मार्च में एक न्यूज़ पढ़ी थी, दैट इज़ उड़ान स्कीम को एक्सटेंड किया गया टिल 2035 to 36। अब बात ये आ रही है कि जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट का, अगर वो देख रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि 6 मंथ का भी एक कंबाइंड वीडियो लेके आए। मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कर लूँगी, जैसे इंडेक्स हो गए, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई न्यूज़ में, और बाकी का जो है जैसे कोई भी अगर स्कीम आती है या कोई भी टॉपिक आता है जो ऑलरेडी 6 मंथ में न्यूज़ आ चुकी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको वहाँ पर नीचे ही साथ में कवर कर लूँ, ठीक है, ताकि रिविजन भी हो जाए आपको। ओके, अब बात करते हैं मॉडिफाइड उड़ान स्कीम क्या है। इसमें आउटले दिया गया है 28,840 करोड़ रुपीस। इसमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट दिया जाएगा फॉर 3 years। अब डेवलपमेंट की बात करें, 200 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे जिसमें कि आउटले जाएगा 3,661 करोड़। ये फोकस करेगा हिली, रिमोट और आइलैंड एरियाज़ में, ठीक है। पहले तो क्या हम छोटे छोटे शहरों की बात कर रहे थे, अब हम हिली और रिमोट एरियाज़ की बात करेंगे। अगर हमें और पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने पढ़ा था न्यूज़, तो तब मैंने आपको बताया था कि लॉन्च होएगी 20th of June 2026 को। इसका टोटल आउटले जैसे मैंने आपको बताया 28,840 करोड़ है फॉर 10 years, 35-36 तक रहेगी। इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका मेन एम है कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ जो हैं वहाँ पर एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। एयर स्ट्रिप्स के लिए कितना पैसा दिया गया है, 12,159 करोड़, और एयरलाइन सब्सिडीज़ दी गई हैं 10,043 करोड़ की। अब न्यू एयरपोर्ट्स की बात करें तो 100 न्यू एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स बनाने की बात की गई है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़, आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तमिलनाडु एमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मर्केंडाइज एक्सपोर्टिंग स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2025-26।
ओके तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो तमिलनाडु स्टेट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मर्केंडाइज एक्सपोर्टिंग स्टेट बना है, मतलब कि ऐसा स्टेट बना है जो कि गुड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इन द ईयर 2025-26 और इसका टोटल एक्सपोर्ट पहुंच गया $59.3 बिलियन विद ग्रोथ रेट ऑफ, यानी पिछले साल से इस साल में जो ग्रोथ रेट हुई है वो हुई है 13.7%। कर्नाटका की ग्रोथ रेट है 12.9 और इसने गुजरात को पीछे छोड़ा है, गुजरात की हुई है इस बार सिर्फ 4.9%. Now the state accounts for over 40% of India's electronic goods shipment, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे ज़्यादा ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, स्मार्टफोन्स भेज रहा है यूएसए में, ठीक है, और गुजरात के एक्सपोर्ट ग्रोथ को इसने ओवरटेक कर लिया। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 पे है जामनगर गुजरात का और उसके बाद तमिलनाडु का कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु है, तो स्टेट में तमिलनाडु और डिस्ट्रिक्ट्स में जामनगर गुजरात। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रयागराज एंड पटना रिकॉर्ड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग इंडियाज मिलियन प्लस सिटीज़। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारी मिनिस्ट्री है जो डाटा कलेक्ट करती है और हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स का डाटा देती है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है दैट इज़ लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन द मिलियन प्लस सिटीज़, ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया मिलियन प्लस सिटीज़ मतलब ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन, ठीक है, वहाँ पर लेबर मार्केट डायनेमिक्स कैसा है, यानी कि कितनी जॉब्स लोगों को मिल रही है, इसका डाटा रिलीज़ किया है बेस्ड ऑन PLFS दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डाटा जनवरी से दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो इन्होंने 46 मिलियन प्लस सिटीज़ को कवर किया, 19,000 हाउस होल्ड्स को, 60,000 प्लस लोगों जो 15 या अबव एज के हैं, जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन एज बोलते हैं, उनको इन्होंने कवर किया है और इन्होंने देखा है कि एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 6.8% है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रयागराज और पटना में है। पटना कहाँ है, बिहार में, प्रयागराज का है आपका यूपी में, और लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अहमदाबाद और कोलकाता में है। तो आई होप ये भी आपको याद हो गई होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज और पटना में, यूपी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट है और सबसे कम अहमदाबाद और कोलकाता में है। अब हम बात करते हैं नाटो समिट की। नाटो की समिट 2026 की हो रही है अंकारा के टर्की में, ठीक है, तो 36th एडिशन है नाटो समिट का। तो ये नाटो है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली क्या है, ग्रुप है ऑफ ऑल दोज यूरोपियन कंट्रीज़ कह सकते हैं। ये बनाया गया था दैट अगेंस्ट ऑफ जो USSR है उसके अगेंस्ट, यानी जो अब रशिया प्लस बाकी कंट्रीज़ हैं, उस टाइम का USSR था, उसकी पावर को कम करने के लिए हमने ये बनाया गया था। 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लिश हुआ था। ब्रूजियल बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर इसमें 32 है। स्वीडन इसका लास्ट मेंबर है या लेटेस्ट मेंबर है आप कह सकते हैं। मार्क रूटे जो है इस नीदरलैंड के, वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी नाटो के मेंबर पर अटैक करेगा तो वो अटैक माना जाएगा सभी देशों के ऊपर और वो कलेक्टिवली उसके लिए क्या करेंगे, बदला लेंगे। तभी आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो यूक्रेन बार बार डिमांड कर रहा था कि हमें क्या किस में ले लो, नाटो के ग्रुप में ले लो, क्योंकि अगर उनके ऊपर हुआ है तो कलेक्टिवली सभी क्या करेंगे, अटैक करेंगे रशिया के ऊपर। बट उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, 5 इंडियन स्टेट्स हैव सरपास द वर्ल्ड बैंक अपर मिडिल इनकम बेंचमार्क। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने ना कंट्रीज़ को कुछ बेसिस पे डिवाइड किया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम डिवाइड किया हुआ है। जैसे अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, लोअर मिडिल है और अपर, और आपकी जो है अपर वाले ग्रुप हो गए, ठीक है। तो 3 बेसिस हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है, एक होता है लो, फिर एक आते हैं आपके लोअर मिडिल, एक होता है अपर मिडिल और एक होता है हाई इनकम, ठीक है। तो पहले लो है, फिर लोअर मिडिल है, फिर अपर मिडिल है, मिडिल को 2 में डिवाइड कर दिया और आपका बाकी जो है वो क्या हो गया आपका हाई इनकम ग्रुप। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया है कंट्रीज़ को। अब कह रहे हैं कि इंडिया की 5 स्टेट जो है ना इस अपर मिडिल वाले में आ गई है। ऑल्दो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, यानी इस कैटेगरी में आता है वर्ल्ड बैंक की, लेकिन कुछ स्टेट्स 5 स्टेट जो हैं वो इस ऊपर वाले कैटेगरी में आ गई है। अच्छा, अपर मिडिल इनकम वाली में जॉर्डन आती है, वियतनाम आती है, श्रीलंका आती है, ये सारी कंट्रीज आती है, लेकिन इंडिया नहीं आती है। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसमें आ गए हैं, दैट इज दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है, DKTTG, ठीक है। तो दिल्ली,
कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गुजरात। लोएस्ट इनकम कौन सी होगी? बिहार हो गई, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, ये सारे जो हैं इस बेंचमार्क के करीब थे, मतलब यहाँ तक आकर फिर वो रह गए, नहीं तो ये भी सारे किस में आ जाते हैं, हमारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज एफडीआई इनफ्लो टू इंडिया इंक्रीज्ड बाय 44% टू $39 बिलियन इन 2025। तो यूएन की रिपोर्ट है अंकटाड की, बेसिकली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो पहले तो यही पूछा जाएगा, रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देता है अंकटाड, ठीक है। 2024 में इनफ्लो था $27.1 बिलियन, अब बढ़कर हो गया $38.9 बिलियन। ग्लोबल एफडीआई जो है वो बढ़ा है 6% से और टोटल हो गया है $1.6 ट्रिलियन। नाउ मेजर एफडीआई डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो यूएसए, सिंगापुर, ठीक है, चाइना, ये हांगकांग, चाइना और चाइना, ये सब क्या हुए हैं, इन्होंने इंक्रीज़ किया है। और इसके साथ इंडिया जो है 11th रैंक पे आया है इन एफडीआई इनफ्लो। इनफ्लो में हम 11th रैंक पे हैं और आउटफ्लो में हम 8th रैंक पे हैं। और यूएसए इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही कैटेगरी में यूएसए नंबर 1 पर है। तो आई होप ये वाली न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो हम बात कर रहे थे अंकटाड की। तो अंकटाड क्या है आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मतलब बेसिकली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन जनरल असेंबली है। और ये एक परमानेंटल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में और इसमें मेंबर्स हैं 195 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और जो रेबिका ग्रिनस्पैन है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे इंटरेस्टिंग सा, कि ट्रिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? 10 की पावर कितना होता है? क्या 10 की पावर 12 होता है? तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिलियन में कितनी जीरोस होती हैं ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इससे भी आपका थोड़ा मैथ्स का टेस्ट हो जाएगा, मैं देख लूँगी कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है। तो बिलियन में कितनी होती है? 10 टू पावर 9, ठीक है। और आपके ट्रिलियन में होती है 10 टू पावर 12, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, लोक ओएस लॉन्च। लोक ओएस क्या है? एक ऐप लॉन्च की गई है। लोक मतलब पीपल, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है अंडर द NRLM, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएंगे 25 सितंबर को क्या ये लॉन्च हुई थी, कब हुई थी लॉन्च, आप मुझे बताएंगे। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, यानी कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उसको डिजिटलाइज करना, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये जो है किसके अंडर आएगा? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट है। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, जैसे कि आपको पता होगा कभी हमारे इसमें गीता गोपीनाथ जो इंडियन ओरिजिन की थी वो भी यहाँ पर कभी हेड इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। इससे पहले उसके बाद आई थी कौन? और पेरी ओलिवर। उसके बाद अब आई थी कौन? अब कौन है? सिल्वाना टेनरेरो, ठीक है, सिल्वाना टेनरेरो, ठीक है। इनको IMF की नई चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये चीफ इकोनॉमिक काउंसलर भी रहेंगी, इकोनॉमिस्ट भी होंगी, डायरेक्टर भी होंगी रिसर्च डिपार्टमेंट की, विद इफेक्ट फ्रॉम 7 जुलाई, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट किसने किया? जो IMF की डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। और ये सेकंड वुमेन बनी है। इन्होंने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है बाय बिकमिंग द सेकंड वुमेन इन हिस्ट्री टू सर्व एज द IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये सेकंड वुमेन बनी है हिस्ट्री में। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली हमारी कौन हो गई फीमेल? गीता गोपीनाथ थी। उसके बाद ये सेकंड वुमेन बन गई सिल्वाना। ये पेरी ओलिवर जो हैं ये मेल है, प्लीज़ नोट दैट, ठीक है। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी मेन इनकी जो आती है क्या IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आती है उसको देखना, रिसर्च करना, ये सारा इनका काम है, ठीक है। अब हम बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी ये मेंबर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बॉस्टन में भी काम कर चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं IMF ने कुछ फोरकास्ट करे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ग्रोथ, GDP ग्रोथ 6.4, 6.7, 6.6 ADB ने और 6.7 फॉर द नेक्स्ट ईयर बताया है। वैसे इंपॉर्टेंट किसकी होती है? NSO जो देता है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अगर कोई आती हैं प्रेडिक्शंस तो वो इंपॉर्टेंट बनती है, यानी फोरकास्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। नाउ बात करते हैं IMF की। 1944 में इनिशिएट हुआ, एस्टेब्लिश 45 में हुआ, काम करना 47 में शुरू किया। तीनों इंपॉर्टेंट
डिपेंड है, कब आया, कब इस्टेब्लिश हुआ और कब इसका जो है वर्किंग स्टार्ट हुई। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 191 मेंबर्स हैं, जो इसमें लास्ट लिचिस्तीन है आपका। एमडी इसकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, जो कि बुल्गारिया से आती हैं। और इनकी ये 2 IMF न्यूज़ में था, दैट इज़ IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हुई है 2026 में थाईलैंड बैंकॉक में होगी, अभी अक्टूबर में होनी है। और रैंकिंग इंडिया की जो है वो कहाँ पहुँच चुका है, इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है आफ्टर जर्मनी, जापान एंड यूके। अच्छा, कुछ हमारी वन लाइनर न्यूज़ है, मतलब कि आप जस्ट एक बार देख लीजिए इसको। जैसे मॉस्पी ने रिलीज़ किया एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, और इसको हेड किया था रंजन बनर्जी ने। और ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसी की मीटिंग हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिक्स कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है 18th एडिशन। तो इस जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वो सारी इंडिया में हो रही हैं, और इसको किसने होस्ट किया है, गुवाहाटी ने। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्चेस प्रगति इनिशिएटिव। मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने प्रगति को लॉन्च किया है। व्हाट इज़ प्रगति? तो प्रगति है प्रमोशन ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर थ्रू जेंडर इंक्लूसिव एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो बहुत लंबी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि हमें रीजनरेट करना है एग्रीकल्चर को जेंडर इंक्लूसिव बनाकर, यानी कि मेल फीमेल दोनों को इंक्लूड करना है। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, यानी कि एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म करना है और पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है, ठीक है। तो इसका मेन एम है 20,000 एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना है। 20 लाख स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना है। अच्छा, स्मॉल जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो कितने एरिया ऑफ एकड़ ऑफ लैंड होती है उन फार्मर्स के पास, ये आप मुझे नीचे होमवर्क में लिख कर बताएंगे, ठीक है। अब प्रमोट करता है रीजनरेटिव सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसका कोई असर ना हो हमारे एग्रीकल्चर पे, ऐसा एग्रीकल्चर हमें बनाना है। ये काफ़ी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया, जैसे MP, बिहार, UP, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड हरियाणा, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपैंड PM सेतु टू ऑल 200 ITI क्लस्टर्स। तो एक मीटिंग हुई 4 नंबर की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग, जिसमें के चेयरपर्सन थे देवाश्री मुखर्जी। उन्होंने वो देवाश्री मुखर्जी कौन है, हमारे सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहली स्टेट बनी है जिसने कि ऑपरेशनलाइज किया है इंडस्ट्री पार्टनरशिप को, यानी कि पहली ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने ITIs को अपग्रेड करने के लिए जो है अंडर PM सेतु बोला है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। अब क्वेश्चन आता है PM सेतु क्या है ना, नहीं पता, तो आइए जान लेते हैं। PM सेतु प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI क्या होते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको क्या बोलते हैं, ITS बोलते हैं, जहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हैंड मतलब कैसे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसका लॉन्च डेट था 4 अक्टूबर 2025। 60,000 करोड़ का आउटले रहा है इसका फॉर 5 ईयर्स। एलोकेशन अभी तक 2,237 करोड़ की है। किसके अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कुछ हिस्सा स्टेट देगी, कुछ सेंटर देगा, ठीक है। हब एंड स्कोप मॉडल पे फोकस करता है। तो इसके अंदर बेसिकली हम 1000 ITIs को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 200 हब होंगे, 800 जो है वो स्पोक्स होंगे। अब ये 200 हब्स क्या हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए टीचर क्या करता है, एक इंटेलिजेंट बच्चे के अंडर 5-6 बच्चे जो नालायक हैं उनको दे देता है और कहता है आपने इसकी मेंटरिंग करनी है, उसको पढ़ाना है, उसको उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करना है। तो कुछ उसी तरीके से हमने क्या किया, 200 हब्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनोवेशन सेंटर्स होंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे और वो प्लेसमेंट भी करवाएंगे। फिर उनको देखकर बाकी जो 800 हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे और डेवलप करेंगे। तो यानी कि जो बाकी हैं हब्स जो हो गए 800 स्पोक्स जो हो गए उनको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और फिर वो आगे मेंटरिंग में हेल्प करेंगे, उनको फर्दर ग्रो करने में। बाकी ITIs जो है वो उन ITIs को ग्रो करने में हेल्प करेगा। यानी कि पहले 200 को अच्छे से डेवलप कर दिया, फिर बाकी वो 200 जो है वो 800 को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। यानी 1:4 का रेशियो रहेगा, एक के ऊपर 4 जो है होंगे। और इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो हमने अपग्रेड किया था ITI ऑफ पटना और डिब्रूगढ़ को, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 200 जो है आंध्र प्रदेश के उनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। तो विद दिस आपकी न्यूज़ जो है वो सारी कंप्लीट होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर इम्प्लीमेंट करूँगी। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे जा सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।
सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई दैट इज 13th ऑफ जुलाई टू 19th ऑफ जुलाई। सो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज यूएस फेड चेयर नेम 3 इंडियंस ऑन द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टास्क फोर्स। तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे आपको पता है कि हमारी इंडिया में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सारे क्या करता है, बैंक्स को गवर्न करता है। वैसे ही यूएसए में है फेडरल रिजर्व, ठीक है, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है। तो उसके जो चेयरपर्सन है केविन वॉल्श, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टास्क फोर्स बनाई है। जैसे हमारे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं, वैसे ही उनके वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उसमें 3 इंडियंस का नाम लिस्टेड हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आप सबको पता ही है। देन राज शेट्टी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक प्रोफेसर रह चुके हैं, और आशा शर्मा जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक्स बॉब चीफ सीईओ है। तो इन्होंने जो है ज्वाइन किया है। तो इसी न्यूज़, क्योंकि ये 3 इंडियंस थे तो इसलिए नाम जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज राज, आशा एंड रघुराम। तो आई होप याद हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, देन रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइंब्स पास्ट आरबीआई टारगेट टू 4.4%। तो आपको पता है कि जो हमारा आरबीआई है उसका टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, दैट इज 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखनी है। और इस जून वाले मंथ में पहली बार इन्फ्लेशन जो है वो 4.4 हुई है, यानी जो इनका टारगेट है 4% का उसको क्रॉस किया है, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें कोई भी ऐसा मंथ नहीं गया जहाँ पर 4% से ज़्यादा गई हो आपकी इन्फ्लेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन है क्या। तो आप सबको पता है कि जैसे हर चीज़ को मापने का एक पैरामीटर होता है, वैसे ही हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक पैरामीटर है, दैट इज सीपीआई। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या मेजर करता है कि एवरेज चेंज क्या आया है प्राइजेस में कंज्यूमर के, जो भी उनकी बास्केट में टोटल कितने हैं आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल 358 आइटम्स हैं, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में या नहीं हो रही है। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को, यानी कि आप कितनी ईजिली चीज़ों को खरीद पाएंगे, उसको दिखाता है सीपीआई। इसको कंपाइल करता है एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये हर मंथ आता है। जैसे आप देख सकते हैं टारगेट मैंने आपको बताया आरबीआई ने कर रखा है 4%, टॉलरेंस ±2% है, यानी 2 से 6% रह सकता है। इसको गवर्न करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्या आप मुझे नीचे लिख कर बता सकते हैं कि कौन कौन है वो मेंबर। और अब आपको पता है कि 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, तब 5 ईयर्स का जो है ये जो टारगेट है, यानी 4% ±2% 5 ईयर्स के लिए टारगेट बनाया गया था 2021 में। फिर इसको एक्सटेंड करके कर दिया 2026, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया है 2031 तक के लिए यही टारगेट चलेगा इन्फ्लेशन का। पहले बेस ईयर था 2012, अब बेस ईयर कर दिया 2024, और ये क्या है, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं बेस ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है। देन बात करते हैं सीपीआई। आपको पता है कि किसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है, सीपीआई रूरल और अर्बन के। और ये हर बार जो है ये 12th ऑफ एवरी मंथ जो है रिलीज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वेटेड आइटम्स पहले 299 थी, अब 358 हो गई हैं, और जो गुड्स आइटम है वो 308 है, सर्विसेज के आइटम 50 है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो आइटम्स हैं और इनका जो वेट है वो किसके बेसिस पे लेते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 23 एंड 24। ओके, अब हम बात करते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सीपीआई कंबाइंड मतलब रूरल और अर्बन को कंबाइन करके निकाली जाती है। इसी के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। देन सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स। सीपीआई कंबाइंड जो है उसका बेस ईयर क्या है, 24। तो ये तीनों का तो क्या है आपका 2024 है। कौन रिलीज करता है, एनएसओ मॉस्पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की। तो इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर है 2016, और जो एग्रीकल्चर रूरल लेबर है उसका बेस ईयर है 2019। अब कैसे याद करेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इस तरीके से याद करिएगा कि इंडस्ट्रीज़ में वर्कर को 6 दिन बुलाया जाता है। तो 2016 हो गया, और इसका डाटा कौन रिलीज़ करता है, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीनों डाटा कौन रिलीज़ करते हैं, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
क्यों? क्योंकि वर्कर का है, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, रूरल लेबर हो गया, तो लेबर ब्यूरो करता है, ठीक है। और इसका एग्रीकल्चर और रूरल वाले का कैसे याद रखोगे? 2019। इनको जो है एग्रीकल्चर में या जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए इनको 6 दिन नहीं बुलाते, इनको 9 दिन बुलाते हैं। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, लेकिन इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो इनको 9 दिन आना पड़ता है, तो इसलिए 2019 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेटेज की। तो पहले जो है वेट 2012 जब बेस ईयर था, तो सबसे ज़्यादा वेटेज थी फूड एंड बेवरेजेस की, देन उसके बाद जो थी देन मिसलेनियस आइटम्स, एंड सबसे कम थी पान टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स की। अब लेकिन जो ये वेट्स हैं ये चेंज हो गए हैं। अब जो है देखो, हम क्या कहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी सबसे पहले नंबर पे है, देन कपड़ा है नहीं, मकान, ठीक है। तो रोटी मतलब मकान मतलब हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे कम है आपकी जो वेटेज है वो है आपकी रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर की। ओके, तो और जो अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा वेटेज फूड की, देन रोटी, कपड़ा, मकान, मकान के बाद अब हमें एक गाड़ी भी चाहिए होती है, तो ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो 8.8% हो गई। तो आप ये याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका वेटेज है। ओके, अब बात करते हैं होलसेल इन्फ्लेशन की। तो जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन को मापने के तरीका है, एक है रिटेल, दूसरा है होलसेल। होलसेल मतलब कि जैसे आप कहते हो ना कि जब बल्क में हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? होलसेल इन्फ्लेशन। यानी कि रिटेलर लेवल पे नहीं, होलसेल लेवल पर क्या इन्फ्लेशन है उसको मापते हैं, और जून में 9.9% हो गई है ये। ओके, तो आओ डिटेल में बात करते हैं कि WPI और CPI में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि पहले हम जो अपनी इन्फ्लेशन है उसको मेजर करते थे WPI के बेसिस पे। WPI क्या करता था? वो सिर्फ जो है गुड्स को लेता था, सर्विसेज को नहीं लेता था। अब CPI ने क्या किया? वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें WPI जो है इसमें वेट की जो फूड की जो वेटेज है, वो जो है वो हाई है और यहाँ पर कम है, ठीक है। इसको NSO रिलीज करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। इसका बेस ईयर 2012 है, जो कि अब चेंज हो चुका है, इसको मैं ठीक कर दूंगी। 2024 हो गया इसका बेस ईयर, और इसका हो गया 2022-23, ठीक है। इसको NSO रिलीज करता है, इसको DPIIT रिलीज करता है। ये होलसेल लेवल पे देखता है और ये रिटेल लेवल पे मेजर करता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखता है। ओके, अब WPI के फैक्ट देखते हैं। देखो, तो जो भी हमारा बल्क में जो होलसेल पे जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसके प्राइस में जो भी चेंजेस होता है उसको हम WPI बोलते हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंडर DPIIT, उसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको रिलीज़ करता है हर महीने की 14th को। CPI 12th को, WPI 14th को रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर छुट्टी है तो अगले दिन हो जाएगा। इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं। पहले जो है हम क्या करते थे? WPI को ही मेजर करते थे, लेकिन क्योंकि ये सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखता था प्राइजेस को, इसलिए इसको 31 मार्च 2014 तक हमने यूज़ किया। फिर 1 अप्रैल 2014 से हमने CPI को यूज़ किया, CPI कंबाइन को इन्फ्लेशन को मापने के लिए। अभी हमने इसका बेस ईयर चेंज किया करंटली 2022-23, और ये कब हुआ है? 15 जून 2026 को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि थर्ड टाइम बाद WPI हटा देंगे और उसके साथ जो है वो PPI, दैट इज आपका जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो आने वाला है इंडेक्स, न्यू इंडेक्स आएगा, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और एक सर्विस वाला लगा रहा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीक में, ठीक है। देन आता है एनर्जी शिफ्ट। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को प्राइमरी आर्टिकल से निकाल के फ्यूल एंड पावर ग्रुप में कर दिया। अब आप एक बार ध्यान से देखो, पहले इसको समझो कि सब हमारे क्या क्या आता है WPI में। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। इन सबका टोटल वेटेज मिला के 100%। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, देन प्राइमरी आर्टिकल्स एंड देन फ्यूल एंड पावर। अब कह रहा है कि जो क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इसको फ्यूल एंड पावर ग्रुप में डाल दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी आर्टिकल्स, यानी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी अपग्रेड जो है फ्यूल एंड पावर ग्रुप में जो है, ये फ्यूल एंड पावर ग्रुप में अब हमने क्या कर दिया है? सोलर, विंड और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि ये हमारे क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज है, नए नए सोर्सेज हैं, तो इसको इंक्लूड कर दिया। टैक्स को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि सारे जो रेट्स हैं वो प्योरली बेसिक प्राइसेस पे हैं, यानी कि नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी टैक्सेस वगैरह हटाकर जो है वो उसमें डाल दिया गया, ताकि हम जब स्विच करें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, यानी PPI पर जब हम स्विच करें
तो वो हमारे लिए कंपैटिबल हो, ईजी हो उसको इंक्लूड करना, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। टोटल आइटम्स कितनी हो गई इसमें 957, पहले जब बेस ईयर 2011-12 था तब आपकी थी 697, अब कितनी हो गई 957। तो देखो 579 होता है तो 5 को पीछे करना है बस, 975 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देन मूव करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव एडिशनल 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आइए पहले समझते हैं ये फंड है क्या। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि पैसा रेज करता है कहाँ से, इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर से, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया जाए, फाइनेंस किया जाए। देखो नाम से समझ में आ रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाती है, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, हाईवेज हो गए, तो क्या गवर्नमेंट सारा पैसा खुद से लगा सकती नहीं। तो वो क्या करती है, वो रेज करती है, फंड्स रेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कहाँ से, इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ठीक है। ये फंड आया था 2015 में और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका 49% स्टेक है, जबकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का 51% स्टेक है, यानी कि ज़्यादा हिस्सा किसका हुआ, इन्वेस्टर्स का हुआ, ठीक है। ये सेबी के साथ रजिस्टर है और इसका टोटल फंड जो है वो हो गया है 60,000 करोड़, 30,000 करोड़ एक्स्ट्रा इसमें पैसा डाला गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एज अ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब इसका क्या मतलब होता है, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का क्या मतलब होता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो जो सेकेंड वाला है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं जैसे कि कैटेगरी 2 AIF का मतलब होता है कि जब डिफरेंट इन्वेस्टर्स हम पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स में लगा सकें, और इसके लिए कोई स्पेशल जो है रेगुलेटरी इंसेंटिव्स जो है वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। बस इतना ही सही आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं नाबार्ड के स्टैटिक फैक्ट्स की। एक सेकेंड, ओके, तो नाबार्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो कि आगे चली गई है, तो उसके स्टैटिक फैक्ट्स मैं आपको बाद में ही करवाती हूँ। नेक्स्ट मूव टू लखनपुर, जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको सिलेक्ट किया गया है फॉर PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लखनपुर है, ठीक है, जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पर जो है वो पहला टाउन बना इंडिया में जिसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव के लिए। अब ये क्या है, अब इसका मेन एम क्या है, देखिए अब क्या होता है कि जनरली हर किसी के शहर में आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर ना एक ऐसी स्ट्रीट ज़रूर होगी या ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ पे ना सारे स्ट्रीट फूड्स वाले जो होते हैं, जो रेडी वाले जो खाने पीने का होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो इनका मेन एम क्या है कि हम ऐसा एक स्ट्रीट फूड हब बनाना चाहते हैं जो कि क्या हो, हाइजीनिक हो, और वहाँ पर लोग बिना किसी डर के जो है आराम से क्या कर सके, हाइजीनिकली फूड खा सके। तो इसी को लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। हर स्ट्रीट फूड हब वाले को 1 करोड़ पैसा मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, पहले 30%, देन 50% एंड देन 20%, ठीक है। और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर आएंगे स्ट्रीट वेंडिंग प्लान जो होगा उनको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेसिकली ऐसे 50 स्ट्रीट फूड हब्स को डेवलप करना है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब मैं आपको PM स्वनिधि स्कीम के बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि आप नीचे स्टैटिक पॉइंट जो है एज अ होमवर्क मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तो ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच में। तो आपको पता है कि डिफरेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जैसे इंडिया और यूके के बीच में हुआ है, तो अगर इंडिया का कोई सामान यूके जाएगा या यूनाइटेड किंगडम से कोई सामान इधर आएगा इंडिया में, तो हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, बहुत ही मिनिमल जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है, 0% या 1% होता है। इसको मोदी जी अभी जब PM आए हुए थे यूके के केयर स्टेमर, तो उन्होंने साइन किया था 24 जुलाई 2025 को। ऑलरेडी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, ओमान और यूके के साथ ये जो है साइन किया हुआ है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि उस एग्रीमेंट का नाम क्या था। जैसे सेपा होता है, सेटा होता है, वी हैव डिफरेंट नेम्स। तो अभी
मैंने आपको बताया भी था, रिसेंटली एक पेपर हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कि अभी साइन हुआ था, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। ओके, तो टू रीच ट्रेड ऑफ $120 बिलियन बाय 2030, इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। इन कंट्रीज़ के साथ क्या क्या नाम है उसको याद कीजिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया यूके डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन कम इनटू फोर्स अलॉन्ग विद सेटअप। तो आपको पता है, जैसे अभी मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके जस्ट बाद एक और कन्वेंशन साइन हुआ, दैट इज़ इंडिया यूके डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया और जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, वो जाके ब्रिटेन में काम कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी पे करेगा, फिर जब वो अपने घर आएगा वापस, तो वहाँ पर भी उसको सोशल सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा डबल डबल ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जब एग्रीमेंट साइन होगा उसके बाद से इसको काउंट किया जाएगा अप टू 6 मंथ्स। Okay, so RBI Financial Inclusion Index rises to 4.48% in financial year 2025-26। तो मार्च 2026 में पॉइंट्स हो गए हैं, 70 पॉइंट हो गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि मार्च 2025 में 67 था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, कैसे पता चला? कि जो 0 होता है वो बताता है कंप्लीट एक्सक्लूजन को, और जो 100 है वो बताता है कंप्लीट इंक्लूजन को। तो क्योंकि 0 हमारा कंप्लीट एक्सक्लूजन है, इसका मतलब कि क्लोजर टू 0 तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज उन तक पहुंचा पा रहे हैं, यही होता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके अकॉर्डिंग 70 आ गया है, इसका मतलब हम जा रहे हैं 100 की तरफ, तो कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। ओके, अब इसमें 3 डायमेंशंस है। फर्स्ट वन इज एक्सेस, यूसेज एंड देन क्वालिटी। एक्सेस पैरामीटर है, यूसेज है, क्वालिटी। सबसे ज़्यादा किसका हो गया? यूसेज का, देन एक्सेस का, और देन क्वालिटी, UAQ। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नो बेस ईयर, इसका कोई बेस ईयर नहीं है, और ये हर साल पब्लिश होता है। फर्स्ट टाइम अगस्त 2021 में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ मार्च 2021। पूरे साल में वैसे जो है ये 2 बार डाटा पब्लिश करता है, बट अभी के लिए आप इतना ही याद रख लीजिए, ठीक है। देन इसके एक्सेस मतलब कि सबके पास जो है फाइनेंशियल सर्विस हो, बैंक ब्रांचेस हो, ATMs हो, बैंकिंग आउटलेट्स हो। यूज़ मतलब हर कोई यूज़ करे, जैसे कि बैंक की सर्विसेज जो हैं, आपकी डिजिटल पेमेंट्स हो गई, ये सब आप यूज़ करें, तो ये हो गया यूसेज। क्वालिटी मतलब जो भी है, यानी आपको जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, यानी कि आप बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ करें, ये सब क्या हो, क्वालिटी वाली हो। तो ये तीनों हो गए आपके क्या हो गए, डायमेंशंस हो गए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग रिलीजेस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स पहली बार लॉन्च हुआ है। ये देखना चाहते हैं कि जो स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना बेहतर हो रहा है इन शहरों में, इन स्टेट्स में। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज सबको कवर किया है। और कितने इंडिकेटर्स हैं? 84 इंडिकेटर्स हैं, 8 असेसमेंट पैरामीटर्स हैं। क्योंकि इंडेक्स पहली बार रिलीज हुआ है बेटा, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे ये 8 असेसमेंट पैरामीटर्स पे काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बिजनेस क्लाइमेट यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हों सारे, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हों जो कि बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, रेगुलेटरी ईज यानी कि कोई भी लाइसेंस लेने हैं, कोई भी आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिंपल होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि आपको सर्विसेज जो हैं वो अच्छी मिले। तो इसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए स्टेट में, और एनवायरमेंटल रेजिलियंस होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए आपका जो है, ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो ये 8 जो है असेसमेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है फर्स्ट टाइम, याद रखेंगे। अच्छा, 4 परफॉर्मर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे नीचे है एस्पायरिंग, देन एमर्जिंग परफॉर्मर्स, देन फ्रंट रनर्स एंड देन टॉप परफॉर्मर्स। तो नाम से समझ में आ रहा है AEFT, तो एस्पायरिंग स्टेट्स, एमर्जिंग, फ्रंट रनर एंड टॉप रनर। तो AEFT से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पहले A आता है, फिर E आता है, फिर F आता है और T आता है, ठीक है। अब इसमें स्कोर क्या होगा? 40 से नीचे है तो एस्पायरिंग, 40 से 45 के बीच में है तो 40 to 45 है तो आपका एमर्जिंग, देन 45 to 50 है तो फ्रंट रनर, देन अबव 50 है तो आपका क्या हो जाएगा? टॉप परफॉर्मर। सिंपल है, 5 का गैप है, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 अबव। ओके, ठीक है। तो अब इसमें 8 स्टेट्स हैं, हमें याद नहीं करनी सारी, बस बता रही हूँ कि इसमें 8 स्टेट्स थी इसमें 8 स्टेट्स थी, इसमें 15 स्टेट्स थी, और बाकी जो बची हुई हैं, यानी कि टॉप परफॉर्मर में कौन है टॉप पर? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स कैटेगरी में थे। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 3 ग्रुप्स बना दिए, एक लार्ज स्टेट ग्रुप, एक हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट्स और तीसरा हो गया यूटी और सिटी स्टेट्स। तो इसमें लार्ज वाले में हो गया गुजरात टॉप पे, हिली वाले में उत्तराखंड एंड यूटी वाले में हो गया गोवा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब 199 न्यूज़ की बात करते हैं। नबार्ड लॉन्चेस ग्राम उद्योग प्रोग्राम टू प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। नबार्ड ने क्या किया है, ग्राम उद्योग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है 45th फाउंडेशन डे पे। और 125th लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो है वो हैदराबाद में हो रही है। अब आपका सेकंड होमवर्क है कि आपको मुझे जो ब्रिक्स है उसके सारे स्टैटिक फैक्ट्स बताने हैं, और फर्स्ट होमवर्क दिया था पीएम स्वनिधि के सारे फैक्ट्स बताने हैं। अब हम बात करते हैं नबार्ड के स्टैटिक फैक्ट्स की। तो नबार्ड जो है आपका वो 12 जुलाई 1982 को बना था अंडर नबार्ड एक्ट 1981। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, चेयरमैन है शाहजी केवी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसको रिकमेंड किया था बी शिवरमन कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और क्रेफी कार्ड क्या थी, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि जो बी शिवरमन कमेटी है उन्होंने एक कमेटी बनी थी जिसमें कि रिव्यू करना था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोगों को सही मिल रहा है कि नहीं फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसके रिकमेंडेशन पे नबार्ड बनाया गया था और इसने रिप्लेस किया था ARDC को, यानी कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। इसका काम क्या है, बेसिकली रीफाइनेंस करना, यानी कि जो भी लोग जिनको भी पैसे की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली उनको पैसा नहीं देता, बैंक्स को पैसा देता है, RLBs को पैसा देता है, ताकि वो आगे उन लोगों को हेल्प कर सके जिनको भी एग्रीकल्चर फील्ड में पैसों की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके जो PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 20th जुलाई टू 26th जुलाई। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज से, दैट इज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 75 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो एक स्कीम आई है, कौन सी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, जिसमें कि बोला गया है कि 75 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, यानी उनके अंदर क्या किया जाएगा, सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी और उनको बहुत ही सुंदर सा जो है एक रूप दिया जाएगा। कैसे, अब बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है स्कीम है अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूटीज में लाई गई है। जलंधर पंजाब से जो है लॉन्च की गई है। 1570 करोड़ जो है इसका आउटले रखा गया है। थीम क्या है, विरासत भी और विकास भी, यानी कि विरासत मतलब समझते होंगे ना, जो हेरिटेज है हमारा, हेरिटेज भी उसको मेंटेन भी करना है प्लस हमें उसका विकास भी करना है। तो की अपग्रेड क्या करेंगे, जो भी वेटिंग हॉल्स हैं उनको बेटर करेंगे, हाइजीनिक टॉयलेट्स लाएंगे, एक्सकलेटर्स बनवाएंगे, ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सारा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेनोवेट करना है इन स्टेशन को, ठीक है। अब अमृत भारत स्टेशन स्कीम है क्या, तो ये लॉन्च हुई थी इन दिसंबर 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका मेन एम क्या है, हमें रीडेवलप करना है, ये मॉडर्नाइज करना है रेलवे स्टेशन को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटिंग हॉल्स हो गया, हाइजीनिक टॉयलेट्स हो गई, ये सब चीजों को हमें क्या करना है, बेटर करना है। मास्टर प्लान प्रिपेयर किया गया और इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब एज ऑफ मार्च 2026 टोटल 1337 यानी कि 1337 स्टेशन जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है अंडर दिस स्कीम। तो देखिए ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार पूछ लेता है तो आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम। तो मेन क्या है, सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम, ये अप्रूव किसने किया, यूनियन कैबिनेट ने। यूनियन कैबिनेट जो होता है उसको कौन हेड करते हैं, हमारे पीएम जो होते हैं वो हेड करते हैं। इन्होंने जुलाई 2026 में इसको अप्रूवल दिया। बजटरी आउटले कितना है, यानी कितना पैसा लगाया जाएगा, 1,27,500 करोड़। अब इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से अब एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन भी किया जाए और मैन्युफैक्चर भी किया जाए इंडिया में, यानी कि इंडिया को एक सेमीकॉन का हब बनाना है, ठीक है, ओके। और ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि एक तो FDI अट्रैक्ट हो इंडिया में प्लस साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। इट वाज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स, ठीक है, 6 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। सेमीकॉन 1.0 आया था, यानी कि फर्स्ट उसका जो है फेज आया था दिसंबर 2021 में और उसका आउटले रखा गया था 76,000 करोड़ का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या आया, सेमीकॉन 2.0 आया है जिसमें कि कितना रखा गया बजट, 1,27,500 ओनली, ठीक है। तो ये रखा गया। तो मेन एम पता होना चाहिए क्या है,
इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नीति आयोग रिलीजेस रोड मैप टू मेक इंडिया अ ग्लोबल बायो इकोनॉमिक पावर हाउस बाय 2035, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंडिया को एक ग्लोबल बायो इकोनॉमी बनानी है बाय 2035, ठीक है। तो अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायो इकोनॉमी होती क्या है। तो बायो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। कौन से एरियाज में, जैसे हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, फूड, एनर्जी एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या है, 16 फोल्ड समझते हो, 16 टाइम 60 गुना बढ़ा देना है हमें बायो इकोनॉमी को। अब इसको जो है हम 2014 में 10 बिलियन पे थे, अब हमें इसको कहाँ तक लेके जा, मतलब 2025 में हमने से कितना कर लिया, ऑन 165.3 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अभी कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 4.8% इन द इंडियन जीडीपी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि 2035 तक अपनी जो है उसको 691 बिलियन तक ले जाए और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाए बायो इकोनॉमी। रिपोर्ट ने फोकस किया ऑन द नेशनल बायो एक्सेलरेटर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। रोड मैप रखा गया है कि 50,000 करोड़ का एक फंड भी बनाया जाएगा। तो मेनली क्या है, बायो एंड इकोनॉमी, यानी कि हम जो अपनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए हमें क्या करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, बस इतना सा मतलब है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी हम रिन्यूएबल, हमारे जितने भी रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब चीजों का यूज कर कर हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसा फूड, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो हमारी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसको हम कम कर सके और जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं उनको हम क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो बस यही मेन एम है इस चीज का। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमने कपड़ों को क्या करा, बायोडिग्रेड करके दोबारा उसका यूज कर लिया। हम प्लास्टिक को रीयूज करते हैं, ठीक है, हमने बायोप्लास्टिक बना दिया, हम प्लांट बेस्ड कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इन्हीं को हम क्या करते हैं, इसी को हम कहते हैं बायो इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंट भी बनता है आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ नया टर्म निकल कर आया है, बायो इकोनॉमी। So our next news is that government releases India's first trial index of service production. तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको आई थिंक लास्ट वाले मंथ में ये न्यूज पढ़ाई थी कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सोच रही है कि जैसे हम मेजर करते हैं हमारे किसको, हर चीज को मेजर करने का एक तरीका है, जैसे हम हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम निकालते हैं टू मेजर द रिटेल इन्फ्लेशन, कि रिटेल इन्फ्लेशन कितनी है, यानी आप में जो सामान खरीद रहे हैं उसमें कितनी इन्फ्लेशन है। WPI आता है फॉर होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन के लिए कि होलसेल लेवल पर जो चीजें खरीद रहे हैं। एक आता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर जो भी चीजें हो रही हैं उसका जो भी प्राइस लेवल में चेंज आता है उसके लिए PPI आता है। एक आप पढ़ते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज है उसका क्या आउटपुट है, क्या ग्रोथ रेट आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा है कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में क्या होता है कि IIP का ही पार्ट है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज, 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अभी हम पढ़ेंगे ये भी कि ये 8 से अब 9 हो गई है, तो जो 9 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनकी क्या ग्रोथ चल रही है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेक्स है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसमें कि हम अलग से ये देख सकें कि हमारी जो सर्विस का प्रोडक्शन है, हमारा ये देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हम मेजर करते हैं, लेकिन सर्विस, आपको पता है ना हमारे सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक मैक्सिमम शेयर हमारा जो है टर्शरी सेक्टर का है, देन आपका बाकी सेक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए हमने क्या सोचा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंडेक्स बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, ठीक है। और उसको जो है वो रिलीज करेंगे, मतलब हर महीने के 29th ऑफ एवरी मंथ आएगा। जैसे आप देखते हो ना, CPI का डाटा बढ़ाती हूँ आपको, WPI का बढ़ाती हूँ, PPI तो नहीं पढ़ाया अभी, IIP का बढ़ाती हूँ और कोर सेक्टर का, ये सारे मैं आपको मंथली डाटा पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंडेक्स निकाल रहे हैं जो कि हर मंथ का डाटा जो है वो मेजर करेगा कि उसमें कितने चेंजेस आए हैं, फॉर्मल सेक्टर में शॉर्ट टर्म आउटपुट में कितने चेंजेस आए हैं, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको मेजर करेगा। इसका बेस ईयर है 2024-25, डाटा कवर करता है अप्रैल 2026, ठीक है। डाटा कब का है, यानी 2026 का डाटा लिया है और अब रिलीज कब कर रहे हैं उसको, जुलाई में रिलीज कर रहे हैं, मतलब रिलीज कर चुके हैं लेकिन ट्रायल बेसिस पर। इसमें उन्होंने 19 सर्विस
सेक्टर्स में फर्दर जो सब सेक्टर्स है उनमें 19 सब सेक्टर्स को लिया है, जो कि पूरे सर्विस सेक्टर का 60% ऑफ जो है वो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से कि देखा है 19 में से 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या करी है, डबल डिजिट ग्रोथ की है। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ समझते हो कि मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। ईयर ऑन ईयर मतलब कि पिछले साल भी वो कुछ से 2025 में उनकी क्या ग्रोथ रही और अब 2026 में क्या है, तो उसके रेट को मेजर करके चेंज देखेंगे। लेकिन कितने सेक्टर्स का, 14 का। और पहले ओवरऑल कितनी है टोटल सेक्टर्स, उसमें से 14 ने डबल डिजिट ग्रोथ किया। डबल डिजिट मतलब कि आपका से 10%, 20% इस तरीके से, मतलब डबल डिजिट्स में 2 डिजिट ग्रोथ हुई है। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में कौन सा है, फूड सेक्टर, देन रिटेल, रियल एस्टेट एंड टेलीकॉम। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग कोई भी अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें पूछा जा सकता है। Then next is the 5th BIMSTEC meeting for national security chiefs held in New Delhi। तो बात करते हैं कि ठीक है, ये समझ में आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी चीफ जो होते हैं कि हमारी जो नेशन की सिक्योरिटी को देखते हैं, उनकी एक मीटिंग हो रही है कहां पर, न्यू दिल्ली में हो रही है। लेकिन और कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि टेक्निकल और इकोनॉमिकली कॉपरेट करना है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे भी कहीं पर पूछा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर रही है। ठीक है, कनेक्टिंग साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशियन अराउंड द बे ऑफ बंगाल। अब ये आपको और क्लियर होगा अगर मैं आपको ये मैप दिखा दूं तो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, अब इसमें आपको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, बिम्स्टेक। तो ये देखो, ये हमारा आपको पता है ये हमारा अरेबियन सी है, सॉरी इसमें मैं नहीं लिख पाऊंगी, इस तरफ हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा इंडिया हो गया, इसमें इंडिया है और बाकी जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर टच करती हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो साउथ एशिया की है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया की है। तो साउथ एशिया में हमारी कौन कौन सी होगी, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, और जो हमारी साउथ ईस्ट में हो गई, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब जो ये दो हैं यानी नेपाल और भूटान है, ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि इनका बॉर्डर हमारे बे ऑफ बंगाल से नहीं लगता, आप देख पा रहे हो कहीं नहीं लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये पार्ट है, कह सकते हैं कि ये बिम्स्टेक का पार्ट है, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ वही कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर लगता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, नेपाल और भूटान इसमें एक्सेप्शन है। ऐसे ना जो अब आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देख रहे हो कैसे आते हैं, आपको लाइनर्स मतलब उसमें ऑप्शंस की फॉर्म में आते हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डेप्थ में पढ़िए हर चीज को। तो अब इस पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया की होगी म्यांमार, थाईलैंड। आपको मैप आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता है तो डू लर्न की मैपिंग आपके एटलीस्ट कौन सी कंट्रीज है आपके आसपास की, कौन सी कंट्रीज है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी आती है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये एस्टेब्लिश कब हुई, 6 जून 1997 में अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब जैसे बहुत सारी डिक्लेरेशंस होती हैं, तो मतलब बैंकॉक में एक मीटिंग हुई, वहां पर डिसाइड हुआ कि हमें क्या बनाना है, एक बिम्स्टेक बनाना है, एक ऐसा क्या होना चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड बी फॉर ढाका का बांग्लादेश, जहां पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इस तरीके से छोटे हिंट से आप याद कर सकते हैं, जो कि ओपन हुआ था 2014 में। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी, यहां से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब बिम्स्टेक बना तो क्या ये बिम्स्टेक ही था, नहीं। तो ये पहले इसका नाम था BISTEC, यानी कि पहले ये इसमें बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये 4 ही कंट्रीज थी। फिर और ये बनी थी एज इकोनॉमिक कॉपरेशन ब्लॉक। ठीक है, फिर 1997 बाद में लेटर ऑन म्यांमार ने ज्वाइन कर लिया तो बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, और नाम चेंज करके उन्होंने पूरा क्या रख दिया, बिम्स्टेक रख दिया। ओके, देन उसके बाद नेपाल और भूटान जो है उन्होंने 2004 में ज्वाइन किया है, तो ये भी याद रखना 2004 में। 14 में हेडक्वार्टर मिल गया, कहां पर, ढाका में। ठीक है, फिर ये 2 पॉइंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली ये बता रही है कि हमने सार्क से शिफ्ट करके बिम्स्टेक पर अपना वो किया, एंड यहाँ पर 14 कॉम्प्लेक्स एरिया से 7 कोर पिलर्स पे किया। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे अब इसके बिम्स्टेक के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इंदिरा मनी पांड्या, जो कि इंडिया से है, इंडिया से ही है, और इंदिरा गांधी ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इंदिरा गांधी से इंदिरा वर्ड याद रखेगा, इंदिरा मनी पांड्या, जिन्होंने 2024 में जो है अपना ऑफिस जो है वो रिज्यूम किया था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अच्छा, इस वाले मंथ में ना बहुत ज्यादा
स्कीम्स हैं, तो थोड़ा सा देखिए, ऑल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसको रीड करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए टोटल आउटले 62,500 करोड़। इसका मेन एम क्या है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है, टिल 2030-31 तक चलेगी। इसका मेन एम क्या है? पीएलआई को रिप्लेस करना, प्लस अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आपको 2.25% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिलेगी, और 0.5% का और आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इंसेंटिव रेट्स के बारे में बता रहे हैं। 39 लाख करोड़ अभी तक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और 69,000 जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेनेगल के जो प्रेसिडेंट है बासीराउ दियोमावे फाई इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ इकोवास, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया सियरा लियोन की प्रेसिडेंट जो है जूलियस माडा बायो को। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन इसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, अब इंपॉर्टेंट है इकोवास क्या है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो वेस्ट अफ्रीकन यानी कि जो अफ्रीका की वेस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनका एक इकोनॉमिक एक समूह बनाया गया है बेसिकली, ठीक है। इसमें 12 मेंबर्स हैं। एस्टेब्लिश हुआ था 28 मई 1975, 9 दो एक का गैप फिर 5, तो 975, तो 1975 में बना है इकोवास। इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन अक्रॉस, मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और नॉर्मली रीजनली आपको कोऑपरेट करना है। ये फाउंड हुआ था 28 मई 1975 को वाया द ट्रीटी ऑफ लागोस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लागोस। तो अलग अलग, जैसे हमने उसका बैंकॉक डिक्लेरेशन पढ़ा, इसका क्या था? वाया ट्रीटी ऑफ लागोस के थ्रू इसको बनाया गया था, याद रखना ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अबूजा के नाइजीरिया के अबूजा में है, ठीक है। 12 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ग्रोथ जो है वो 5% आया जून में, ओके। इसके साथ डाटा के साथ कुछ नया और इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज सबसे पहले तो ये जो भी ग्रोथ हुई है हमारे कोर सेक्टर में, मैंने आपको बताया कोर सेक्टर क्या है, जिसमें कि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, और ये हाईएस्ट रही है 5% इन द जून, ठीक है। मई में 3.2% थी। अब गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स में। इन्होंने बेस ईयर तो अपग्रेड कर दिया है 2011-12 से अब 22-23, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है? 22-23 जो अपडेट होके आया है। हमारा जो सीपीआई है उसका ये सारे क्या है? फाइनेंशियल ईयर है, जबकि सीपीआई का जो बेस ईयर वो है क्या है? कैलेंडर ईयर, तो 2024 है, याद रखना ये चीज, ठीक है। और इसमें आयरन ओर को एज अ 9th कोर सेक्टर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। अब कोर सेक्टर जो है इंक्लूड किया गया है तो इसका परसेंटेज जो है, जैसे हम कहते थे ना ओवरऑल आईआईपी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% रखता है कोर सेक्टर जो वेटेज, अब वो वेटेज घट के क्योंकि एक और मेंबर इंक्लूड हो गया तो टोटल परसेंटेज कितनी हो गई है? 32%, मतलब 32.88, अगर राउंड ऑफ कर दोगे तो 33, और अगर प्रिसाइज टर्म्स में जाओगे तो 32.88, ठीक है। तो 9th कोर सेक्टर कौन सा इंक्लूड हुआ है? कोर से याद रखना ओर, ठीक है, आयरन ओर। कोर सेक्टर 9th कौन सा आया है? आयरन ओर, और इसका वेटेज कितना हो गया? 32.88। बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। अब ये 8 जो थे ये मैंने इसीलिए लगा के रखा है, इसका एक पर्पस है, ये आपको लग रहा होगा कि मैम ने चेंज नहीं किया, ये 9 हो गए अब कोर सेक्टर्स, ठीक है, ताकि मैं बताना चाह रही थी कि पहले ये थे, अब ऐड कौन सा हुआ है? आयरन ओर। अच्छा, इसको याद कराने की मैंने आपको ट्रिक करा रखी थी, दैट इज फर्न्स सी क्यूब। अब हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ना याद करके बस आई एक अलग से आप याद रखना। उनकी कोर सेक्टर्स में और क्या ऐड हुआ है? आयरन ओर। और क्या ऐड हुआ है? आयरन ओर, ठीक है। तो फर्न सी क्यूब में क्या है? फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, देन रिफाइनरी, नेचुरल गैस, एस फॉर स्टील, एंड सी क्यूब से क्या है? सी क्यूब से आपका कोयल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, ये 3 हो गए आपके सी से, ठीक है। तो अब 9 हो गया और ओवरऑल मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू वेटेज की, ठीक है। तो न्यू वेटेज में अगर आप देख रहे हो कि यहां पर आपका आयरन और नया सेक्टर इंक्लूड हुआ है, ठीक है, उसका परसेंटेज है 4.9, 0.05, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से अगर देखें तो जो स्टील है, स्टील का पहले भी 17 था और अभी, मतलब पहले भी 17 था, अभी भी, ये ओल्ड है, ये न्यू है,
ठीक है, तो पहले भी कितना था 17 और अभी भी कितना है 17, कोई चेंज नहीं आया। क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल का अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर 8% था, 8 से घटकर हो गया 4.7। ठीक है, अब सबसे हाईएस्ट वेटेज किसको दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी को। पहले किसको थी, पहले आपकी पेट्रोलियम जो है उसको 28% था, अब इलेक्ट्रिसिटी को हो गया, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का घटकर हो गया 22। तो ये भी पूछ सकता है कि अब सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे कम किसकी है, फर्टिलाइजर की। तो इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, ई और एफ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स, एक बार पीछे देखो और कोई है नहीं, तो ई और एफ, ई की सबसे ज्यादा, एफ का सबसे कम हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, और किसी का अगर चेंज नहीं हुआ, ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके वेटेज में कोई भी चेंज नहीं आया, तो हो गया आपका स्टील इंडस्ट्री। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, सो बाकी आप इसको कंपेयर करके एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं उसी के बारे में। तो 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है, अब 9 हो गई, अब आप 9 बोलेंगे। ठीक है, आईआईपी में जो मेन इंडस्ट्रीज है उनका हम वो लेते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर हो गया 2022-23 और इसका डाटा कैसे पब्लिश होता है, मंथली। ठीक है, देन एस जयशंकर टू विजिट फिलीपींस फॉर आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। ये जो मंथली जो मैं आपको करवा रही हूँ न्यूज का, बहुत ही सॉरी वीकली जो करवा रही हूँ न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें जितने भी आपके यू कैन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके बारे में आया है, तो आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। एस जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं फिलीपींस फॉर आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट। ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर की मीट है तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही जाएंगे। ठीक है, आसियान इंडिया की मीटिंग है, ईस्ट एशिया समिट है और आसियान रीजनल फोरम, ये 3 जो है इसको अटेंड करके आएंगे। 2026 को आसियान इंडिया ईयर की फॉर्म में डेडिकेट किया गया। अगेन इंपॉर्टेंट बनता है कि 2026 को किस ईयर में सेलिब्रेट करें एज आसियान इंडिया ईयर। मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए गए हैं। क्वाड फॉरेन, क्वाड जो है, क्वाड भी एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें आपकी 4 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी, यूएसए, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड देन इंडिया। ये क्वाड ग्रुप है। कोई अगर आपसे पूछे, क्वाड मतलब कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की तरह बना है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो 4 कंट्रीज हैं, जैसे आपका यूएसए हो गया, देन जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्वाड रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान कब बना था, आपका 8 अगस्त 1967 में बना था। आसियान बना 1967 में। बिम्स्टेक अभी हमने पढ़ा था, कब बना था, कमेंट बॉक्स में बताना, इससे आपकी नॉलेज भी रिवाइज होती रहेगी। ठीक है, पॉज करो और बताओ। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो आई लेट टेक यू बैक टू द स्लाइड। ठीक है, ये रहा। तो कब बना था, 1997 में। ठीक है, ओके गुड, अगर याद था तो वेरी गुड। ये हो गया 1997 में। और अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये कब बना है, 1967 में। इसका नाम क्या है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता के इंडोनेशिया में है। इसको भी साइन किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, ओके, देन इसको अगर हम बात करें, फाउंडिंग मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ओके, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अभी टोटल कितने हैं आसियान में, 11 मेंबर्स हैं, जिसमें लेटेस्ट पूछता है 2025 में ज्वाइन किया था किसने, तिमोर लेस्टे ने। ठीक है, तो ये याद रखना है 11th मेंबर कौन है, तिमोर लेस्टे। ओके, तो मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि आसियान ग्रुप हम पढ़ रहे थे, तो आसियान ग्रुप में अब आप देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। तो ये हमारी कंट्रीज हो गई, प्लस तिमोर लेस्टे जो है आप उसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो अब ये हमारे टोटल मेंबर्स हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके सामने मैंने बिम्स्टेक का मैप रखा है, यहाँ पे मैंने आसियान का मैप रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई 2 कंट्रीज हैं जो कि दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब दोनों जो है एग्जिस्ट करती हैं दोनों ग्रुप्स में, तो कौन से होंगे, ध्यान से देखो, ये म्यांमार और थाईलैंड, और यहाँ पर भी म्यांमार और थाईलैंड। तो इसलिए याद रखना, म्यांमार और थाईलैंड ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो कि शेयर करती हैं ग्रुपिंग हमारी। ठीक है, दोनों ही ग्रुप्स में। तो दोनों ही के लिए क्या बना है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज आपको पता चल गई। बिम्स्टेक आसियान, ठीक है, आसियान और बिम्स्टेक। ठीक है, पहले आसियान बना 67 में, फिर 30 ईयर्स के बाद आपका बिम्स्टेक बन गया 1997 में। इस तरीके से भी याद हो जाएगा। ये आया आपका अगस्त में, ये आपका आया जून में। ठीक है, ये 6 जून, ये 8 अगस्त। ठीक है, तो ये भी ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। अब कौन से 2 मेंबर्स कॉमन हैं, तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट इज आपका
फर्स्ट इज थाईलैंड एंड सेकंड वन इज म्यांमार। अब मैंने इसीलिए आपको मैपिंग दिखाई है ताकि आपको याद रहे कि ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू कीर्ति वर्धन सिंह टू विजिट किर्गिस्तान रिपब्लिक फॉर एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीट। अब एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। कौन जा रहे हैं? कीर्ति वर्धन सिंह जा रहे हैं। अब हमारे अब आपको यहां से ये भी पता चला कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी। लेकिन एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, तो एक तो हो गए इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो हो गए हमारे मेन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन हो गए? वो हो गए एस जयशंकर जी। लेकिन उनके अंडर उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वो हर डिपार्टमेंट के अलग होते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसके नीचे उनको असिस्ट करने के लिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि कौन है? कीर्ति वर्धन जो है वो उसके हेड है। फॉरेन मिनिस्टर कौन हो गए? एस जयशंकर जी। ठीक है, उसके अंडर काम करने वाले, उनको असिस्ट करने वाले हो गए कीर्ति वर्धन जी। ठीक है, अब वो जा रहे थे, एस जयशंकर जी कहाँ जा रहे थे? वो अटेंड करने जा रहे थे हमारी क्या? आसियान की मीटिंग। तो वो बोले कि मैं तो आसियान जा रहा हूं, तो तुम चले जाओ कहां पर? तुम चले जाओ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने किर्गिस्तान। तो वो चले गए किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये चले गए हमारे आसियान की मीटिंग अटेंड करने। ठीक है, क्लियर। और कहाँ गए थे? सॉरी, कहाँ गए वो मीटिंग अटेंड करने? ये गए हैं फिलीपींस। ये भी पता होना चाहिए। तो कौन इसकी हेडशिप किसके अंडर है? फिलीपींस के अंडर है, तो ये भी याद रखना। तो ये जा रहे हैं फिलीपींस और ये गए हैं किर्गिस्तान। तो ये दोनों कंपैरिजन के थ्रू आप पढ़ लेना। ठीक है, देन किर्गिस्तान रिपब्लिक में हुआ हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग है। दो मीटिंग्स होती हैं एससीओ में, एक होती है हेड ऑफ स्टेट और एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट में। हेड ऑफ द स्टेट और एक होती है आपकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट वाली आपकी 2026 में कहाँ होगी? किर्गिस्तान में। हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाली कहाँ पर होगी? तजाकिस्तान में। और 2027 में कहाँ होगी? पाकिस्तान में। एससीओ की देखते हैं होती है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान। ओके, देन मूव ऑन करते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ क्या है? ये एक यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशियन का इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अभी आपको बताया था ना, ये बातें याद रखनी है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब सारी जो भी अलग अलग कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट मिलती है, और यूरेशियन यानी यूरोप प्लस एशिया की कंट्रीज है। ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 15 जून 2001 को इन शंघाई, और ये सबसे पहले बना था एज शंघाई 5 1996 में। ओके, अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम हर चीज की तो ट्रिक देती है, इसकी तो कोई ट्रिक दे नहीं रही कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके जो भी मेंबर्स हैं। तो बेटा मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि ये न्यूज में बने रहते हैं, तो अगर आप रोज मतलब जैसे सुनते रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। हर जरूरी नहीं है ना हर चीज के लिए मैं आपको ट्रिक दूं, तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन दैट। शंघाई 5 1996, इसमें पहले 5 कंट्रीज आई थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ठीक है, फिर इसमें उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में, इंडिया ने ज्वाइन किया 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठे ज्वाइन किया था, ईरान ने 2023 में, और बेलारूस अभी इसका लेटेस्ट मेंबर है जिसने 2024 में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी हो गई है? 10 कंट्रीज हैं एससीओ में। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियन। हेडक्वार्टर्स हो गया इसका कहाँ पर हो गया आपका? बीजिंग में। और जो रैट्स है एक इसी के अंडर ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि एंटी टेररिज्म के लिए, मतलब टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले उसके लिए, उसका हेडक्वार्टर है ताशकंद में। डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो कि सुप्रीम बॉडी है। रैट्स हो गया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो बना था 2004 में टू कम्बैट द 3 इविल्स। कौन कौन सी? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो ये भी बात याद रख सकते हैं। सेट, सेपरेशन, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। ओके, नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। ब्रिक्स के बारे में तो हम आई थिंक जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, जब से इंडिया को इसकी हेडशिप मिली है, चेयरमैनशिप मिली है, तब से हम पढ़ रहे हैं। और आई थिंक अब तो रट गया होगा आपको कि ब्रिक्स जो है वो हमारा कौन सा एडिशन हो रहा है? हमारा 18th एडिशन है। आप बताएंगे कौन सा एडिशन हम कर रहे हैं होस्ट। ठीक है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का 16th है, चंडीगढ़ में हुआ है। जितने भी मेंबर्स हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे, इसको हेड करेंगे जेपी नड्डा जो कि हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है। ओके, तो अब ये जितनी भी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं बिफोर द एक्चुअल मीटिंग। तो एग्रीकल्चर वाली हुई थी इंदौर में, एम्प्लॉयमेंट वाली तिरुवनंतपुरम, हेल्थ की न्यू दिल्ली, फॉरेन अफेयर्स न्यू दिल्ली, टूरिज्म वाली वर्चुअल हुई थी। 16th हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई है आपकी चंडीगढ़ में। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द ब्रिक्स, दोबारा से एक बार कर लेते हैं रिवाइज।
अगर आप तब से मेरे से पढ़ रहे हैं, जनवरी से या बहुत मंथ से पढ़ रहे हैं, तो इसको पॉज कीजिएगा, खुद से देखिए कि क्या क्या आपको याद है, ठीक है। तो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली 1 जनवरी 2026 से, किसने दी? ब्राजील ने दी। 4th टाइम इंडिया चेयर कर रहा है। कब कब कर चुका है? एक तो सबसे पहला जो है 2012 में, देन 16 में, 4 इयर्स के गैप के बाद, फिर 5 इयर्स के गैप के बाद 21 में, एंड देन 5 इयर्स के गैप के बाद 26 में। तो एक याद रखना 2012, उसके बाद 4 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 4th एडिशन, 8th एडिशन, 13th और 18th, ठीक है। इसमें 4, इसमें 5 और 5, वही सेम ही गैप है, तो इस तरीके से आपके एडिशन का हो जाएगा। तो ब्रिक्स की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर, ब्रिक्स की थीम भी ब्रिक्स ही है। कैसे? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस ऑफ इनोवेशन, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 20 इयर्स हो गए हैं ब्रिक्स के। इसके लिए हमने लोगो जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें लोटस है और आपका नमस्ते का सिंबल है। ये देखो, ये नमस्ते का सिंबल है। इसके कलर्स कौन से हैं? मैंने आपको पहले भी याद करवाए थे। विबग्योर, विबग्योर पढ़ते हो ना, साइंस में बचपन में पढ़ा है, तो वॉयलेंट और इंडिगो हटाकर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे 5 कलर्स हैं। इसका मेन थीम क्या है? यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, कलर्स बता दिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। एस जयशंकर जी ने इसका ऑफिशियल वेबसाइट, थीम और लोगो जो है वो एस जयशंकर जी, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था। तो आई होप इतना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स में कौन कौन सी कब फॉर्म हुआ? तो 2009 में रशिया में फाउंड हुआ था। जिम ओ नील जो है उन्होंने ये टर्म दी थी। 2009 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है। फाउंडिंग मेंबर्स हो गए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। देन अब जो है इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर्स डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हो गया है 58.2 से, जो कि पहले था 58.5, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 58.2 हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास है, ठीक है। तो सिर्फ 0.3% ही कम हुआ है, ठीक है। टोटल डेट जो हमारा 31 मार्च 2026 पर था, दैट इज 201.17 लाख करोड़। ये पंकज चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, जैसे मैं आपको गई थी ना, हमारी निर्मला सीतारमन हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। उनको असिस्ट करने के लिए नीचे कौन है? पंकज चौधरी। पंकज चौधरी नीचे क्या कर रहे हैं? उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर? ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इंडिया रिसेंटली, वैसे ये डाटा जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम्स में, जैसे इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में आप पढ़ते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, देन इंडिया रिसेंटली फेल्ड WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। इट्स नॉट फेल्ड, इट्स साइंड, आई एम सो सॉरी, इट्स साइंड WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। टोटल मेंबर्स WTO में कितने हैं? 164 या 165, अभी देखते हैं आप को कितना पता है, ठीक है। और इसमें जो फिशरीज वाला किया है उसमें कितने हैं? 123 मेंबर्स हैं। तो पॉज करके बताओ कितने मेंबर्स हैं WTO में? 164, 165 या 166? एक और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ 166 मेंबर्स हैं, ठीक है। लास्ट जो है तिमोर लेस्टे जो है उसने जो है ज्वाइन किया था। ओके, चलो अब आ जाते हैं WTO। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि लास्ट मेंबर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है। WTO क्या है? एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी डील कर रही है जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड, कि जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं उनका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था मराकेश एग्रीमेंट के अंडर। पहले गेट था, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, फिर नेम चेंज करके 1948 में ये पहले बना था गेट, फिर 1995 में चेंज करके WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबर्स इसके 166 हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। मोर लेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 98% का ग्लोबल ट्रेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इसकी हाईएस्ट बॉडी क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये हर 2 साल बाद मिलते हैं। डे टू डे जो भी देखते हैं फंक्शनिंग को, वो है जनरल काउंसिल। एंड करंट हेड इसके हैं, ये हमारी नाइजीरिया से बिलोंग करती है, ओपांजो अवेला, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, देन मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे। कैबिनेट अप्रूव 30 करोड़, ठीक है, 3030 करोड़ रुपीज फॉर भारत रसायन स्कीम। भारत रसायन स्कीम, रसायन क्या होते हैं? केमिकल्स, ठीक है। तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं भव्य रसायन स्कीम, तो मैंने आपको भव्य पढ़ा था, याद है? भारत औद्योगिक विकास योजना। अब ये रसायन यानी केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना आउटले रखा है?
630 करोड़, जिसमें से कि 3000 फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज के लिए और बाकी जो रोजमर्रा के आपके एक्सपेंसेस है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंस आपको मिलेगी फॉर अप टू 1000 करोड़ पर पार्क, जितने पार्क खोलोगे उसके लिए आपको 1000 करोड़ रुपीस मिलेंगे विद मिनिमम ऑफ 500 करोड़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। बाकी मतलब इस 1000 में से 500 करोड़ आपको स्टेट देगी और बाकी 500 करोड़ कौन देगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये एक केमिकल पार्क है जो कि स्पेशली डेवलप किया जाएगा ऐसे एरियाज में, मतलब बेसिकली कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर देना जहां पर हम केमिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाने हैं टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम जो भी केमिकल्स हैं उनको खुद से डेवलप करें, इंपोर्ट ना करें और हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कि हमारी जो इमेज है इन द वर्ल्ड में वहां पर क्या बढ़े, हमारी प्रेजेंस बढ़े। बजट इसका हो गया ये अनाउंस हुई थी बजट में, इसी बजट में, और ये 5 ईयर्स के लिए 12-30-31 तक ये स्कीम चलेगी। तो आई होप समझ में आ गई। अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। लास्ट न्यूज, यूएस अनाउंसेस परमानेंट टैरिफ इंडिया रेट एट 10%। यूएस ने कहा है कि वो 10% जो टैरिफ है या इंपोर्ट टैक्स है उसको इम्पोज करेगा ऑन द गुड्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। इसका जो है ये जो पहले टेम्परेरी टैरिफ लग रहे थे हमारे, उसको खत्म करके अब परमानेंटली हमारे ऊपर 10% का टैरिफ लगाएगा यूएस। ठीक है, तो कह रहा है कि इंडिया को पहले 12.5 लगाने की बात की जा रही थी, अब 10% लगा रहे हैं। हाउएवर 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि 45% जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है चीजें उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। बस ऐसी यू कैन से ऐसा प्रोडक्ट्स जिसमें फोर्स लेबर का यूज हो रहा है, तो वहां पर जो है वो यूएस ऐसा कह रहा है कि वहां पे फोर्स लेबर का यूज हो रहा है, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन फोन है, जेनरिक मेडिसिन है। देखो ट्रम्प जो है वो भी बहुत ही यू कैन से स्मार्टली प्ले करते हैं, कैसे कि जेनरिक मेडिसिन वहां पर जो दवाइयां हैं वो बहुत महंगी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए वो मेडिसिन को छोड़कर स्मार्टफोन्स हो गए, उन सबको छोड़ के, क्योंकि वो चाइना से कंपाइल होकर आते हैं, इंडिया से उसकी चीजें होती हैं, मतलब पार्ट्स वगैरह कंपाइल होकर जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों चीजों को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, इस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो विद दिस हमारा खत्म होता है इस वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हमने करी हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे इसको पोस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं। फ्रॉम जनवरी टू जुलाई आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई विल रिप्लाई टू दैट। कोई सजेशन है तो भी बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 27th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स पॉलीमर ₹10 and ₹20 नोट्स फॉर द फील्ड ट्रायल। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बात की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है आरबीआई का जो प्रपोजल था किस चीज का, टू हैव अ पॉलीमर नोट्स ऑफ रुपीज डिनोमिनेशन, किसके 10 वाले और 20 के नोट्स जो है, और ये वाले नोट्स कितने होंगे, 1 बिलियन के होंगे। ठीक है, ऑफ ईच डिनोमिनेशन। इसको अनाउंस किसने किया, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, दैट इज फाइनेंस के, फॉर उनका नाम है पंकज चौधरी। ठीक है, उन्होंने लोकसभा में उस रिप्लाई करते हुए ये चीज बोला है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और 100 करोड़ रुपीस जो हैं, मतलब 100 करोड़ रुपीस के जो हैं वो डिनोमिनेशन के नोट्स हम दोनों के 10 के और 20 के रिलीज करेंगे। देन इसको भी पायलट फेज में स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही रिप्लेस कर देंगे। हमारे जो अभी जो हमारे पेपर हैं, यानी हमारा जो करेंसी है वो कॉटन पेपर से बनी हुई है, जो कि आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी, मतलब इवन जो आपने नई करेंसी देखी होगी वो कैसी है, अभी से ही पुरानी सी लगने लगी है ना, आपने देखा होगा बहुत मैली सी लगती है। ठीक है, क्योंकि वो किसकी बनी है, कॉटन पेपर की बनी है, तो इसलिए वो डर्टी बहुत जल्दी हो जाती है, वो फट जाती है। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, हमारी करेंसी प्रिंट करते हैं, उसकी एक कॉस्ट आती है आरबीआई को, तो जितने ज्यादा नोट्स हमें बार बार प्रिंट करने पड़ेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट भी आएगी आरबीआई की। तो इसी चीज को मतलब मद्देनजर रखते हुए, इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या करा है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की है विद द पॉलीमर नोट्स, ऐसा बोला गया है। पहले भी एक बार ये 2010 में ट्रायल हुआ था, फिर
इस चीज को सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे। अब फिर से बात उठ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलीमर नोट्स को लाना चाहिए। अब उसके क्या फायदे हैं वो हम बात करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इंट्रोड्यूस भी किया और यूज भी किया है प्लास्टिक नोट्स को इन 1988। ठीक है, तो उन्हीं को ही देखते हुए हमें, उनसे सीखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए करेंसी को। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे ये लंबे समय तक चलेंगे एज कम्पेयर टू कॉटन बेस्ड पेपर नोट्स, वाटर रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है, हार्ड टू टीयर, जल्दी से फटते नहीं है, मैले नहीं होंगे, सॉइल्ड मतलब मैले नहीं होंगे, ठीक है, बार बार जब हाथ चेंज होते हैं। सिक्योरिटी पर्पज, इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, चिप्स वगैरह होंगी जिससे कि आप जो काफी हद तक जो प्रॉब्लम्स है काउंटर फिटिंग की उसको भी दूर कर सकते हैं। और कॉस्ट एफिशिएंसी, जब बार बार आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा अपने किसको, जो हमारी करेंसी है, तो फिर उससे क्या फायदा होगा, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो भी बचेगी। ठीक है, अब अगर आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखना, मैंने बहुत अच्छे से मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, तो ये मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, इज आरबीआई रिप्लेसिंग पेपर करेंसी विद द प्लास्टिक नोट्स। तो ये बहुत डिटेल वीडियो, इसको प्लीज देखिएगा, आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो 7.3% इन द जून। तो मई में इसकी ग्रोथ थी 5.1% और अब जून में हो गई है कितनी, 7.3%। तो अब क्या है ये इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो आपको पता है हर चीज को मेजर करने का एक तरीका है। जैसे कि दूध को हम लीटर्स में मापते हैं, ठीक है, जो भी खाने का सामान है, चीजें हैं, उनको हम केजी में मापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करने का एक हमने क्या बना रखा है, मेजर बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ठीक है, अब उसमें उसका डाटा रिलीज कौन करता है, हमारा NSO। NSO कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि जो हमारी फैक्ट्री की या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जितनी भी आउटपुट बन रहा है चीजों, जो भी इंडस्ट्री से आउटपुट बन रहा है, उसमें ग्रोथ हुई है कितनी, 7.3% की। और ये क्यों हुई है, क्योंकि इसमें फर्दर जो सेक्टर्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई जो सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दैट्स वाई मई के बाद अब जून में हमारी ग्रोथ बढ़कर हो गई है 7.3%। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारी कंट्री में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है इन द मेन की सेक्टर्स। ठीक है, इसका बेस ईयर क्या हो गया, 2022-23। इसकी बॉडी, पब्लिशिंग बॉडी NSO मॉस्पी करता है, अंडर मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। रिलीज होता है, मंथली रिलीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, विद अ टाइम लैग ऑफ 6 वीक्स, रिलीज्ड ऑन द 12th ऑफ एवरी मंथ। अगर छुट्टी है तो अगले दिन होगा रिलीज। ठीक है, तो 12th को ये रिलीज होता है। देन टाइप ऑफ एस्टिमेट, क्विक एस्टिमेट आता है, उसके बाद उसको रिवाइज करके फाइनल बता देते हैं कि कितना होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद कोर इंडस्ट्रीज, तो आपको पता है कि हम एक तो IIP का डाटा जो है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एक हम करते हैं कोर सेक्टर का, जो कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से तो आपको पता होगा, कोर सेक्टर मतलब ऐसे 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए। आप मुझे नीचे क्या लिखकर बता सकते हैं कि एक हमने कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको एड ऑन किया है अभी रिसेंटली, ठीक है, वो आप मेरे को बताएंगे। तो कोर सेक्टर का जो वेटेज है, पहले 40% था, अब वो भी रिड्यूस हो गया, वो भी आप मुझे बताएंगे कि कितना वेटेज हो गया है अब इन द IIP ऑफ दीज 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, ये पुराना डाटा अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद द न्यू डाटा। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो IIP को हमने क्लासिफाई कर रखा है प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन में आइटम्स है उन सबका हम क्या करते हैं, रिलेटिव मीन निकालते हैं यूजिंग द लैस्पियर फॉर्मूला। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, लैस्पियर होता है एक पास्चे होता है मेथड, आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ रखा है, तो लैस्पियर का जो यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिटेशन क्या है कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम अलग से क्या करते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज निकालते हैं, उसमें हम उनका डाटा को भी इंक्लूड करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट न्यूज की बात करते हैं, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये जो योजना है ना, बेसिकली आई थी 2007-8 के आसपास आई थी, और इस योजना में बेसिकली क्या था, मेन एम था कि फार्मर की इनकम को डबल करना है। ठीक है, उसके लिए टोटल आउटले रखा गया था 330 करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें से 75% तो ऑलरेडी दे दिया गया और यूज भी हो गया है। अब आप ये देखिए 2007-8 में आई थी, उसका 75% इनको तब दे दिया गया था। अब जो बचा हुआ 25% जो भी अमाउंट है वो अब कब दिया जाएगा, वो 25% अब एज अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज कर रही है, और महाराष्ट्र को अब पहला
बना है स्टेट इंडिया में, जिसको क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब हमारे लिए अगेन योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये नहीं कि ये 2007 में आई थी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी चीज करंट न्यूज में आ गई वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। लॉन्च ईयर की बात करें तो 2007 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको रीब्रांड किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। रफ्तार की फुल फॉर्म है रिन्यूएबल अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। 2017 में इसका नाम चेंज किया गया था, फिर इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर दिया गया इन लेट 2024। इसका मेन एम जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करना है और फार्मर की इनकम को क्या करना है, डबल करना है। तो ये एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो जिसमें कि जोनल स्टेट्स जो हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट का शेयर क्या रहता है 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स में 90-10 और यूटीज में क्या रहेगा 100%। तो देखिए मोस्टली जो स्कीम्स होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया, उसका यही पैटर्न रहता है। जनरल स्टेट्स के लिए 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 और प्लस हिमालयन स्टेट्स के लिए और यूटी के लिए 100% होता है, ठीक है। कोई रेयर ही होता है। तो अदरवाइज अगर आपको कोई नहीं भी पता है किसी योजना का तो आप ये इजिली टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विद दिस हमारी न्यूज होती है कंप्लीट। बहुत थोड़ी सी न्यूज थी 5th वीक में, ठीक है। अब इसका जो भी फाइनल पीडीएफ है वो मैं अब जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार कंप्लीट हो जाए तब डाल दूंगी। तो अब जुलाई कंप्लीट हो गया है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पर। वहां से जाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप सारे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप मेरा जो पर्सनल जो है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।